मैं आर्किटेक्ट देवेश मिश्रा हूँ। मैं प्रॉपरली मध्य प्रदेश से ही हूँ, खंडवा से। मैंने अपना जो थीसिस किया है वो मैंने किया है लिविंग म्यूजियम पे, ट्राइबल इको विलेज अ लिविंग म्यूजियम। और मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया है, अभी 2020 में ही किया है कंप्लीट। तो मेरी थीसिस भी पैंडेमिक के साथ ही हुई है अल्टीमेटली। मतलब पैंडेमिक तो अभी ढंग से खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन थीसिस मेरी जून में खत्म हो गई थी। जो लिविंग म्यूजियम का ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करके लिया। पहले मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मुझे लिविंग म्यूजियम ही डिजाइन करना है। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई म्यूजियम होता भी है। लेकिन जब मैंने थोड़ा स्टडी किया, जब मैंने थोड़ा ट्रैवल किया, थोड़े जगहों को एक्सप्लोर किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि लिविंग म्यूजियम होता क्या है। 2019 में मैंने जैसलमेर घूमा था। जैसलमेर में फोर्ट है, उसको लिविंग फोर्ट कहा जाता है। उस फोर्ट में आज भी लोग रह रहे हैं, उसी वे में, उसी तरीके से रह रहे हैं जैसे आज से 300 400 या 500 साल पहले रहा करते थे। सेम उन्हीं घरों में, सेम उन्हीं कल्चर के साथ, सेम वैसे ही मार्केट्स में अपना पूरा बिजनेस करते हैं। सब कुछ वैसा ही है, सिमिलर जैसा पहले हुआ करता था हिस्टोरिकली। वहां से मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे भोपाल में भी करना चाहिए या एमपी में भी करना चाहिए। पहले भोपाल भी दिमाग में नहीं आया था। उसके बाद मैंने और थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की कि ऐसे म्यूजियम को बोलते क्या है जहाँ पे आप इस तरीके का लिविंग कल्चर पूरी तरीके से थ्रू आउट पूरा टाइम, मतलब उसको वहां पे सरवाइव करवाते हो। तो ऐसे म्यूजियम को क्या बोलते हैं? तो मैंने जब थोड़ा और स्टडी किया तो ओल्ड डेनमार्क का ओपन एयर म्यूजियम और ओल्ड स्टर्ब्रिज विलेज जो म्यूजियम है, बाहर का बना हुआ है, ये जो दोनों म्यूजियम्स हैं, ये दोनों लिविंग म्यूजियम्स हैं। जब मैंने इनकी स्टडी की तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ऐसा म्यूजियम जहाँ पे आप कल्चर, पीपल और हर एक चीज को लिविंग तरीके से दिखाते हो, लाइव दिखाते हो, एक डायनामिक वे में दिखाते हो, स्टैटिक वे में नहीं बल्कि डायनामिक वे में दिखाते हो, ऐसे म्यूजियम को लिविंग म्यूजियम बोला जाता है। उसके बाद मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मुझे एमपी में ट्राइब्स के लिए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि एमपी में 46 टाइप के ट्राइब्स रहते हैं अलग अलग, तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनके लिए मुझे अपना लिविंग म्यूजियम एक बनाना चाहिए। तो अब इनमें से अगर मैं पूरे 46 ट्राइब्स ले लेता तो 46 ट्राइब्स बहुत ज्यादा ट्राइब्स हो जाते हैं। मतलब मुझे हर एक ट्राइब की बारीकी से स्टडी करनी पड़ती, उनके हर एक कल्चर को समझना होता, सारी चीजें करनी होती। तो इतना जो 5 to 6 मंथ्स की जो थीसिस होती है, उसमें इतना टाइम नहीं था कि इतने सारे 46 ट्राइब्स की आप स्टडी करो और उनको पूरा, मतलब हर एक ट्राइब के बारे में पढ़ो, हर एक ट्राइब का कल्चर देखो। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने उन 46 ट्राइब्स में से 6 ट्राइब्स सिलेक्ट किए। 6 वो ट्राइब्स सिलेक्ट किए जो कि, जिनमें से 3 ट्राइब्स जो हैं वो पीवीजी में आते हैं, मतलब प्रिमिटिव वुलनरेबल ग्रुप्स में आते हैं। और बाकी के जो 3 ट्राइब्स हैं वो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसमें आते हैं मध्य प्रदेश में और ओवरऑल इंडिया में। तो ये जो 6 ट्राइब्स मैंने सिलेक्ट किए, ये थे कोरकू, गोंड, बहरिया, सहरिया, बैगा और भील। इन 6 ट्राइब्स की मैंने पूरी अच्छे से स्टडी की, इनके कॉग्निटिव कल्चर को समझा, मतलब इनमें जो सिमिलैरिटी होती है, जो सेम कल्चर होता है, उनको समझा। इनके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, मैंने उन चीजों को पढ़ा। हालांकि ट्राइबल जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा, एमपी का इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया है ग्लोबली। नेशनली तो फेमस है, लेकिन इंटरनेशनली फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि एमपी में कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। एमपी में टूरिज्म कनेक्टिविटी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी अच्छी राजस्थान में है। राजस्थान इसीलिए टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, लेकिन एमपी में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हैं। एमपी में आज भी अगर इंटरनेशनली आप टूरिस्ट स्पॉट लोगों से पूछोगे तो वो 2-3 ही नाम बोलते हैं। खजुराहो बोलते हैं, सांची बोलते हैं, ओरछा बोलते हैं, ऐसे करके कुछ ही नाम बोल पाते हैं वो। इनफैक्ट यहाँ मांडव तक भी बहुत कम ऐसा होता है कि लोग विजिट करने आते हो। नेशनली आते हैं, इंटरनेशनली बहुत कम लोग आते हैं। तो इसीलिए अब सबसे पहले जब मेरे दिमाग में लिविंग म्यूजियम आया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आई कि ये पूरा जो लिविंग म्यूजियम है, ये कहाँ पे बनाऊं? ऐसी कौन सी जगह पे बनाऊं जहां पे एक्चुअली में लोग देखने आएंगे इससे?
ऐसी कौन सी साइट चूज करूं जहां पे ग्लोबल कनेक्टिविटी हो लोगों की। उसके बाद जब मैंने वर्षा मैम से सारी चीजें डिस्कस की, सब कुछ पूरा डिस्कस किया, तब जाके फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो लिविंग म्यूजियम है ये भोपाल में बनना चाहिए, क्योंकि भोपाल अभी एक ऐसा कैपिटल है एमपी का कि जहां से हर एक जगह की कनेक्टिविटी है। तो लोग अगर खजुराहो भी जाते हैं तो कई बार भोपाल से होते हुए जाते हैं, सांची जाते हैं तो भोपाल से होते हुए जाते हैं, ऐसा। और भोपाल में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, आते हैं जो भोपाल विजिट करने के लिए आते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस फाइनल डिसीजन पे पहुंचे कि मुझे साइट भोपाल में लेनी चाहिए। तो इसी तरीके से साइट भोपाल में ली गई। अब भोपाल में जो साइट ली वो हमने ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वाली साइट। पहले जब उस साइट को ले रहा था मैं, तो मेरे दिमाग में ये चीज आ रही थी कि इस साइट पे तो ऑलरेडी एक स्टैटिक म्यूजियम बना हुआ है जिसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, और उस म्यूजियम में बहुत सारा ट्राइबल सामान रखा हुआ है, लोग देखने जाते हैं, सब कुछ है। तो मैंने मैम से पूछा, वर्षा मैम से, कि मैम इसमें तो ऑलरेडी बना हुआ है तो फिर कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैम ने फिर मुझे थोड़ा समझाया और फिर मैंने खुद अपना एनालिसिस किया। ये जो पूरी साइट है ये 200 एकड़ की साइट है, और इस पूरी 200 एकड़ की साइट पे मुश्किल से 7 या 8 एकड़ पे एक स्टैटिक म्यूजियम बना हुआ है, जो कि आपको स्लाइड पे अलग अलग साइट्स के वो दिख रहे होंगे, तो आपको ये ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे होंगे साइट पे। ये बिल्ट मास है स्टैटिक म्यूजियम का। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये जो इतनी बड़ी 200 एकर्स की साइट है, अगर इस पे इतना छोटा सा स्टैटिक म्यूजियम बना है, तो बाकी की जो साइट है उसको कहीं ना कहीं लिविंग म्यूजियम को बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं इसको विजिट करने के लिए गया। इससे पहले भी मैं विजिट कर चुका था, लेकिन अभी मैं अपनी साइट के लिए विजिट करने के लिए गया, साइट स्टडी के लिए विजिट करने के लिए गया। जब मैं वहां विजिट करने के लिए गया, मैंने वहां पे बहुत सारे विजिटर्स थे, उनसे बातचीत की और उनका रिएक्शन देखा कि वो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे इस स्टैटिक म्यूजियम को देख के। तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि अच्छा चलो ये चीज रखी हुई है, ठीक है, उसको देख लिया, उसको समझने की भी कोशिश नहीं की उन्होंने कि वो क्या है क्या नहीं है, बस उसको देखा और देख के आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं जो स्टैटिक म्यूजियम था वो ट्राइबल कल्चर को प्रमोट नहीं कर पा रहा था, और लोग कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था उनमें कि मतलब वो इस चीज की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि ये इनफ नहीं है, स्टैटिक म्यूजियम इनफ नहीं है। अगर यही चीज डायनामिक वे में दिखाते, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां कोई टोकरी रखी है तो टोकरी में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अगर वहां 4 ट्राइबल पीपल बैठ के उस टोकरी को बना रहे हैं तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि ये लोग कैसे बना रहे हैं। अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं तो वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि लोग कैसे क्या चीज बना रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं। उसी चीज को हम लिविंग म्यूजियम बोलते हैं, जहां पे आप लाइव दिखाते हो, लाइव इंटरप्रिटेशन दिखाते हो किसी भी क्रिया का, मतलब किसी भी काम का। तो ऐसे करके मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मुझे किस तरीके का डायनामिक म्यूजियम बनाने की जरूरत है। तो ये जो साइट थी ये 200 एकड़ की साइट थी। मैंने इसकी थॉरो स्टडी की, मैंने इसकी कनेक्टिविटी देखी, भोपाल का जो अपना एयरपोर्ट है वहां से, भोपाल के जो 2 मेन रेलवे स्टेशन है वहां से, हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी देखी, इसकी लोकल कनेक्टिविटीज देखी कि कौन सा बस स्टेशन पास में है, कौन सा ऑटो स्टैंड पास में है, इसकी सराउंडिंग्स देखी कि क्या क्या सराउंडिंग्स हैं। और पूरी 200 एकड़ की साइट को लिविंग म्यूजियम के लिए यूज करना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि 200 एकर्स की साइट को इतने कम टाइम में डेवलप करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो इसी वजह से मैंने सोच लिया था कि मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट इस साइट का डेवलप करना होगा, जैसे कि 200 एकड़ की साइट में से मैं 40 एकड़ की साइट डेवलप करूंगा, ऐसा मैंने सोच लिया था। अब बात यह आ रही थी कि ये 40 एकर्स का पार्ट मैं कहाँ डेवलप करूंगा। तो ये जो कंक्लूजन था इस पे मैं ऐसे पहुंचा कि मैंने जब थॉरो स्टडी की आसपास की सराउंडिंग्स की, आसपास की चीजों की, और साइट पे कौन सा व्यू कहाँ से ज्यादा बेटर आ रहा है, क्योंकि इसी साइट के पास में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर जो लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा सर्कल है उसमें आपको दिख रहा होगा कि रेड कलर की साइट है, और ऊपर जो लेक है, बड़ा लेक है भोपाल का, ये पूरी कॉन्टूर की साइट है। इसमें एक पीक हाइट है जहां से आपको पूरा लेक का व्यू मिल रहा है। तो मेरे दिमाग में आया, मेरी जो गाइड है आर्किटेक्ट श्रेया मिश्रा, मैं उनके साथ डिस्कशन करने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मुझे हाईएस्ट पीक पे अपना
लिविंग म्यूजियम बनाना चाहिए, जहां से लोगों को अच्छा व्यू मिले। और दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ये जो पीक पॉइंट था लिविंग म्यूजियम के लिए, ये चारों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो वैसा वाइब दे रहा था कि आप किसी जंगल में हैं और बीच में एक ट्राइबल हैमलेट बसा हुआ है, एक ट्राइबल ढाणा या कस्बा बसा हुआ है। इस तरीके का फील दे रहा था। तो इसी तरीके से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। ये पूरी साइट है। इस साइट पे ये यहाँ पे अपर लेक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने अपनी साइट पे उसके लिए लिया है, ट्राइबल इको विलेज लिविंग म्यूजियम बनाने के लिए लिया है। ये पूरा साइट एनालिसिस था कि साइट पे कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट थी। जब मैंने साइट की थॉरो विजिट की और थॉरो स्टडी की, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ट्राइबल लोग आसपास रहते हैं और यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। ये जो पूरी साइट है ये ट्राइबल पीपल के बेटरमेंट के लिए प्रपोज थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन गवर्नमेंट इसको इससे उतना ज्यादा पैसा नहीं निकाल पा रही थी लोगों की, ट्राइबल लोगों की डेवलपमेंट के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग इस उस पे पहुंचे कि हमको इस पूरी साइट को ढंग से रेजुविनेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये ट्राइबल लोग आ रहे हैं, जो ट्राइबल पीपल ऑलरेडी इस साइट पे आ रहे हैं, जो कि अभी यहाँ पे झाड़ू और ये सब सारा काम कर रहे हैं, इसकी जगह उन्हें और भी दूसरा काम मिल सके। और जो 4-5 लोग आ रहे हैं उनकी जगह और ज्यादा लोग आके यहाँ पे काम कर सके। जब मैं यहाँ पे था तो मैं कुछ और लोगों से मिला, जैसे आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, राइट हैंड साइड पे जो सर्कल्स जुड़े हुए हैं उसमें जो सबसे पहली फोटो है, उसमें मैं एक ट्राइबल व्यक्ति के साथ बैठा हूँ। उनका नाम है प्यारेलाल व्योम। वो गोंड ट्राइब को बिलोंग करते हैं। और मेरे पीछे उनकी वाइफ खड़ी हुई है। तो मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ। ये लोग आए थे जबलपुर से। जबलपुर से ये लोग सीधा यहाँ पे डायरेक्टली भोपाल आए थे, और इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे इन्हें कुछ काम दिया गया था, कुछ काम करने के लिए। तो ट्राइबल पीपल ऐसे भी हैं जो इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे ना तो उनके लिए रुकने की ढंग से व्यवस्था थी, ना ही उनके काम करने के लिए ढंग से कुछ ज्यादा, मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मुझे एक ऐसा कैंपस डिजाइन करना होगा जहां पे ट्राइबल पीपल रह भी सकें, काम भी कर सकें, टूरिज्म भी हो, उनका कल्चर भी डिस्प्ले हो सके, उनके कल्चर को लोग समझ भी सके। मतलब अल्टीमेटली एक ऐसे साइट जहां पे ऑल इन वन एक्टिविटीज हो सके। उसके बाद फिर मेरा एक प्रॉपर लिविंग म्यूजियम का कंसेप्ट बनना स्टार्ट हुआ। ये जो स्लाइड है ये दिखा रही है कि मैं किस तरीके से लिविंग म्यूजियम के कंसेप्ट को फाइनलाइज किया और किस तरीके से कंक्लूजन पे पहुंचा। तो सबसे पहले तो मैं टामिया गया। टामिया छिंदवाड़ा के पास में है। वहां पे बहरिया और गोंड हैमलेट जो ट्राइब्स रहते हैं उनके हैमलेट्स को मैंने विजिट किया, उनके कल्चर की स्टडी की। ऐसे करके मैंने झाबुआ, खंडवा, छिंदवाड़ा, भोपाल और ऐसे करके आसपास के जितने भी जगह थे जहां पे मेजर ट्राइब्स रहते थे, भील, कोरकू, सहरिया, बहरिया, बैगा, इन सारे ट्राइब्स के पर्टिकुलर हेमलेट्स की जा जाके स्टडी की और इनके कल्चर को समझा। लकीली ये जो सारा मेरा स्टडी का काम था ये फरवरी तक खत्म हो गया था। तो एटलीस्ट जो उसके बाद जो पेंडेमिक वाला आउटब्रेक हुआ उसने मेरी रिसर्च को नहीं वो किया, मतलब मेरी रिसर्च को इम्पैक्ट नहीं किया। तब तक मेरा रिसर्च वर्क सारा खत्म हो चुका था। उसके बाद सिर्फ मेरा डिजाइनिंग वर्क रहा था, तो इस वजह से मैंने वो डिजाइनिंग वर्क फिर अपने घर पे किया था बैठ के। तो जो ये पूरी ओवरऑल स्टडी की, तो इसमें मुझे समझ में आया कि जो ट्राइबल लोग थे उनके पास उनके दो टाइप के कल्चर्स थे। एक तो टेंजाइबल कल्चर था जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, और एक था इंटेंजाइबल कल्चर जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे कि उनका म्यूजिक हो गया, उनका उनकी बोली हो गई। ऐसे करके उनके अलग अलग कल्चर्स थे, और इवन उनके रिचुअल्स हो गए बहुत सारे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने उनके टेंजाइबल और इनटेंजाइबल दोनों तरीके के कल्चर्स को समझा, स्टडी किया, उनका एनालिसिस किया और उनको कंपाइल किया। कंपाइल करके उनको उनमें कॉग्निटिविटी निकाली, मतलब उनमें सिमिलैरिटीज निकाली कि इनमें क्या क्या ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो हम इजीली इस लिविंग म्यूजियम में क्रिएट कर सकें।
उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा ये पूरा कंसेप्ट डिसाइड हुआ कि मुझे किस तरीके से काम करना है। मैंने उनके डांस का स्टडी किया, आपको इसमें दिख रहा होगा कि मैंने उनके डांसेस, अलग अलग टाइप के डांसेस की फोटोज लगाई हैं। मैंने उनके ट्रेडिशंस को स्टडी किया कि वो किस टाइप के किन भगवानों को पूजते हैं और उनके क्या ट्रेडिशंस होते हैं, कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि ट्राइब्स जो होते हैं वो फेस्टिवल्स को बहुत ही ग्रैंड तरीके में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। देवेश जी, हाँ हमारे एक यहाँ पे फ्रेंड है जिनका 1500 एकड़ का लैंड है बिल्कुल नागपुर से, जी मैम। तो वो ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहे थे जी मैम, बड़े स्केल में। ओके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हो सकता है ऐसा डिजाइन। तो इस तरीके से मैंने हर एक छोटे छोटे कल्चर की स्टडी की, उनका ओटले से लेके हर एक चीज, मतलब छोटी छोटी चीजें, उनका डांस किस तरीके से होता है, वो सर्कल्स में डांस करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैंने स्टडी की और उनको कंपाइल किया। अब उसके बाद ये एक लिविंग म्यूजियम था, तो लिविंग म्यूजियम ठीक है, मैंने कल्चर वगैरह सब स्टडी किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ट्राइबल्स को हेल्प करेगा, जो ट्राइबल को सपोर्ट करेगा। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन आप डिजाइन करते हो तो आपको उसमें सारी चीजें देखनी होती हैं, सिर्फ कल्चर और ट्रेडिशन छोड़ के और भी चीजें होती हैं। जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो कहाँ रुकेंगे, अब इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अचानक से एकदम से इंडियन कल्चर में नहीं वो हो सकते। तो आपको थोड़े ऐसे स्पेसेस भी डिजाइन करने होंगे कि मान लीजिए कोई टूरिस्ट आता है, वो बोलता है कि नहीं, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसा रहने का स्पेस है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो ऐसे करके थोड़े और ज्यादा क्वेश्चंस थे कि इनको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो फिर ये डिजाइन था वो मैंने इस तरीके से किया कि यहाँ पे उनका कल्चर भी दिखे और यहाँ पे लोगों की कंफर्टेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाए। तो ऐसे करके मैंने 3 तरीके के इसमें वो निकाले, 3 कैटेगरीज निकाली लोगों की, जो यूजर्स थे उनकी। थे टूरिस्ट, पहले थे टूरिस्ट और विजिटर्स, दूसरे थे हिस्टोरियन। हिस्टोरियंस मतलब जो ट्राइबल पीपल हैं, जो इसमें रहेंगे, जो काम करेंगे, जो अपना कल्चर दिखाएंगे। और तीसरे थे एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई टूरिस्ट आता है, अब कोरकू ट्राइब का जो व्यक्ति है उसको तो कोरकू लैंग्वेज आती होगी या फिर हिंदी लैंग्वेज आती होगी, तो वो टूरिस्ट से, इंटरनेशनल टूरिस्ट से कैसे इंटरेक्ट करेगा? तो वहां पे इंटरप्रिटेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, या फिर ट्रांसलेटर्स की, जो ट्रांसलेट कर सके, जो बता सके उन्हें। तो ऐसे करके ट्राइबल लोगों में उन लोगों की भी और ज्यादा डिमांड हो जाएगी इस म्यूजियम में, जिन लोगों ने अपना एजुकेशन किया हुआ है, जो लोग कोरकू लैंग्वेज भी जानते हैं और जो लोग ट्रांसलेट कर सके उस लैंग्वेज। तो ऐसे करके ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स रहता है, ऐसे करके जो पूरा कॉम्प्लेक्स रहता है, ये हर एक व्यक्ति के लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है बहुत ज्यादा। इस पूरे म्यूजियम में मैंने 3 चीजों की बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, वो है आर्किटेक्चर, नेचर और कल्चर। क्योंकि ट्राइबल पीपल जो होते हैं, उनकी आदत होती है वो लोग नेचर में ही इन्वॉल्व रहते हैं। जब मैंने गोंड, बैगा, बहरिया, इन सारे ट्राइब्स की स्टडी की थी, तो मुझे पता चला कि इनके जो, जैसे हम जो हिंदूज होते हैं या फिर जो अलग अलग कल्चर्स हैं इंडिया में, उनमें जो इष्ट देव होते हैं और जो ऐसे देवी देवता होते हैं, वो हम लोग पर्टिकुलरली किसी ना किसी भगवान को मानते हैं। लेकिन जो ट्राइब्स होते हैं वो एक्चुअली प्लांट्स को और ट्रीज को अपना वो मानते हैं, भगवान मानते हैं, और वो उन्हीं की पूजा करते हैं मोस्टली। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि वो नेचर से अपने आप को इतना ज्यादा कनेक्टेड समझते हैं, और जिस भी पेड़ को या जिस भी उसको वो पूजते हैं, उस चीज को वो कभी काटते नहीं है। कभी भी वो उस जगह का, उस पर्टिकुलर प्लेस का डिफोरेस्टेशन नहीं करते हैं या ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हालांकि अभी उनके कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन ये मैं हिस्टोरिकली जो मेरा एनालिसिस था उनके कल्चर को लेके, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। सेकेंड स्लाइड है कंसेप्ट की, इसमें मैंने उनके जो अलग अलग टाइप के जो उनके घरौंदे थे, जो उनके घर थे, वो किस तरीके से रहते हैं और उनका कैसा कल्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके जो घर में टॉयलेट्स होते हैं वो घर के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग उस चीज को ऑस्पिशियस नहीं मानते, उस चीज को अच्छा नहीं मानते वास्तु के हिसाब से। उनके हिसाब से हमेशा घर का जो टॉयलेट होता है वो बाहर होना चाहिए घर से। तो इनफैक्ट मैंने उस चीज का ध्यान इस लिविंग म्यूजियम में भी रखा है कि जो उनकी लिविंग यूनिट्स हैं, वहां पे मैं इस चीज का ध्यान रखूं।
और भी बहुत सारी चीजें थी जो उनके कल्चर में गलत थी। जैसे वो लोग वुमेन्स को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो पीरियड होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि वुमेन्स को एक अलग घर में ले जाके रख देते हैं, बाहर एक दूसरा घर बना देते हैं उनके लिए। तो वो चीज गलत थी, मतलब वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल था। तो इस वजह से उन चीजों को जो उनके कल्चर में जो डेफिशिएंसीज थी, मैंने उनको अवॉइड किया कि नहीं, इन इन चीजों को मुझे नहीं बढ़ावा देना है। मुझे उन्हीं कल्चर्स को यहाँ पे रखना है, या उन्हीं कल्चर्स को बताना है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, या जो एक्चुअली में उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसे कल्चर को जो उनको खराब कर रहा हो, या जहां हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, उन चीजों को फिर मैंने इस चीज में अवॉइड कर दिया, इस पूरे अपने लिविंग म्यूजियम में। पर देवेश जी, हमारे जैन धर्म में और पारसियों में भी जी ये मैम। बहुत फॉलो किया जाता है, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीजन है। जी वो मैम। ऐसे कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी और ये सब होती है, तो अगर वो लोग अलूफ रहती हैं, एक तो उनको रेस्ट भी मिलता है 4 डेज को, जी प्लस मैम। जी। बाकी लोगों को उनके नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। जी तो मैम। ये एक बहुत साइंटिफिक कंसेप्ट है, जो हमारी ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज है जहाँ से हम लोग पीएचडी करे हैं, जी वहां मैम। पे जी। अपना साइनॉप्सिस भी अगर प्रेजेंट करना है या पीएचडी का वाइवा प्रेजेंट करना है, तो जी वो मैम। मेयर मूज के यहाँ से ऑफिस से अलग से फोन आता है कि अगर आपकी उन दिनों मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो प्लीज डू नॉट कम। तो मुझे अच्छा उस मैम। समय लगता था कि ये बाबा आदम के जमाने की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ऐसा बोल रही। पर जब जी हम मैम। उधर गए तो हमने देखा, जी मैम। उस मैडम ने बताया वहां हमेशा एक दिया चलता रहता है। जी मैम। तो एक मिनट, ये आवाज कैसे आ रही है? तो उन्होंने बताया था कि जी दो मैम। मुस्लिम लेडीज थी जिनको अपना सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना था, जी मैम। और वो उन्होंने सोचा कि अगर अभी नहीं प्रेजेंट करेंगे तो जी मैम। हमारा अगले साल को जाएगा। डेट्स रहती है ना, जो जी जुलाई मैम। जी। रहती है या जी मैम। जनवरी। तो जी उन्होंने मैम। झूठ बोल के उधर पहुंच गई, वो दोनों मुस्लिम लेडीज काफी जी मैम। क्वालिफाइड थी वहां की, बॉम्बे के टॉप कॉलेजेस की। तो जी मैम। वो जब वहां बैठी, जहाँ हॉल में जहाँ वो पारसियों का दिया जलता है, तो उनको जी मैम। कुछ ऐसी एनर्जी लगी जो उनको पुश कर रही आउट। तो जी फिर मैम। वो वहां जाके बाहर वरांडा में बैठ गई। फिर उन्हें वैसे कोई फोर्स लग रहा था जो बाहर फेंक रहा है, तो फिर जी वो मैम। गार्डन में चली गई। फिर मेहर मूज ने देखा ये गार्डन में खड़ी है, मतलब मेहर मूज को कुछ नहीं समझ में आया। वो सोची कि पता नहीं इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये जी पहले मैम। इधर बैठी थी फिर उधर बैठी थी, फिर गार्डन में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद मेहर मूज को वो दिखी ही नहीं, दोनों बुरखे में थी। जी तो मैम। फिर 15 दिन बाद उन दोनों का फोन आया कि मैडम वी आर वेरी सॉरी, हमने आपके रूल, was some energy force which was pushing us out of this thing. जी तो मैम। जो ये कल्चर वगैरह है पुराने, हमको लगता है, पर देयर इज सम साइंस बिहाइंड देम। जी मैम। जी मैम। हमारे आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि ये जितने कैंसर स्प्रेड हो रहा और ये सब हो रहा, क्योंकि ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल लेडीज आर टचिंग देयर हस्बैंड, दे आर फीडिंग देयर चिल्ड्रन। उस जी समय मैम। अब कीप अलूफ तो इट वुड बी गुड। तो एक मैंने अपना पर्सपेक्टिव, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, मतलब जी मैम। जी मैम। जैन साइंटिस्ट या पारसी साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल मास्टर्स जो बात बोल रहे हैं, दे आर आल्सो फ्यूचर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो उनका जी मैम। कंसेप्ट आपको जी मैम। बताया। यू कैन कंटिन्यू। जी मैम। उसके अलावा जो और सारे कल्चर्स थे, जैसे कि वो लोग अपने खेतों में मचान लगाते हैं और उस पे आराम करते हैं, या फिर मचान के नीचे वो लोग अपने अनाज को सुखाते हैं। और उसके अलावा जो उनके फोर फादर्स टेम्पल होते हैं, उसमें वो हर एक जनरेशन का एक एक स्टोन डिस्प्ले करते हैं, दिखाने के लिए कि वो कितनी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, मतलब कितनी पीढ़ियां उनकी चली आ रही हैं। ऐसे करके उनके अलग अलग कल्चर्स थे। उन सारे कल्चर्स को मैंने इस पूरे लिविंग म्यूजियम में इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की। ये पूरी साइट थी जिसपे मैंने पूरा लिविंग म्यूजियम डिजाइन किया। और इस पूरे लिविंग म्यूजियम में आप देख रहे होंगे कि ये वही वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया था। आइट साइड ये बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट बना हुआ है, पूरा फॉरेस्ट जैसा एरिया बना हुआ है, ट्रीज ही ट्रीज लगे हुए हैं। और ये सबसे पीकेस्ट कॉन्टूर है पूरी साइट का, जहां से आपको पूरा व्यू मिल सकता है लेक वगैरह का और हर जगह का। ये लैंडस्केप प्लान है, इसमें पूरा सर्कुलेशन दिख रहा है कि
कहाँ से पार्किंग से आप किस तरीके से ऊपर जा रहे हो, कैसे आपका रैंप किस तरीके से फॉलो कर रहा है हर एक कॉन्टूर पे, कहाँ पे टर्न हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपका हाउसिंग है, ये आपकी ग्रेनरी है, ये आपका एग्रीकल्चरल ग्राउंड है, और ये सारे अकोमोडेशंस हैं, ये मार्केट एरिया है, ये रिलीजियस ग्राउंड है। ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स में मैंने उनकी सारी चीजों को, कल्चर को इन्वॉल्व किया और इस तरीके से पूरी साइट को डेवलप किया। तो आप अच्छे से एक एक एक्सप्लेन करिए ना हर एरिया को। ओके मैम। जैसे जब मैंने इस साइट को लिया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये जा रही थी कि मुझे एंट्री कहाँ से रखनी है साइट की। जो दूसरी साइड वाली एंट्री थी, मतलब जो रोड जो अपर लेक के साइड से जा रहा है, वो जो रोड है वो हैवी ट्रैफिक्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड था, जो मैंने स्टडी की थी उसमें। वहां पे ना तो हैवी बसेस ट्रेवल कर सकती थी, ना ही हैवी ट्रक्स ट्रेवल कर सकते थे। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि जब इंडिया में जब टूरिज्म होता है तो बहुत सारा टूरिज्म ऐसा भी होता है जिसमें लोग बस से आते हैं, बहुत सारे लोग बस में ट्रेवल करके आते हैं। तो मुझे एंट्रेंस ऐसी साइड से देनी थी जो कि बसेस के लिए और इवन ट्रक्स के लिए भी एक्सेसिबल हो, एम्बुलेंसेस के लिए एक्सेसिबल हो। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि, और दूसरा पॉइंट ये था कि जो ये वाला जो कॉन्टूर के ऊपर जो मैंने डेवलप किया था ये एरिया, ये इस एंट्रेंस से ज्यादा पास पड़ रहा था। अल्टीमेटली यहाँ से भी लगभग 1 किलोमीटर अंदर था, लेकिन उसके बाद भी ये पास था। जो दूसरा एरिया है वो तो बहुत ज्यादा मतलब उस तरफ था। ये जो आपको ऊपर की प्लान दिख रहा है, यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लेक है, लेक के साइड से ये रोड जा रहा है, और ये एंट्री थी एक दूसरी यहाँ पे, और ये वाला एंट्री यहाँ पर है जहाँ मैंने एक्चुअल एंट्रेंस दिया, और ये मेरा वो था जो डेवलप्ड एरिया है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एरो दिख नहीं रहा भैया, एरो नहीं दिख रहा, कहाँ से आप बता रहे हैं? हाँ अब दिख रहा है एरो? एरो, हाँ हाँ अब दिख रहा, हाँ अब बताइए। हाँ हाँ, ये की मैं प्लान बना इसलिए हुआ है। कह रही हूँ आपको कि जो मेरे ब्रदर का लैंड है वो एग्जैक्ट 150 एकर्स के करीब है और हिल ही है, और उनके जी दिमाग में कुछ ऐसा करने का एग्जैक्टली व्हाट यू हैव, कि जी ऐसे मैम। कम्युनिटीज को लिविंग म्यूजियम क्रिएट करने का उनका खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो वो जी मैम। एग्जैक्टली ऐसे लगता है ये जैसे लिविंग म्यूजियम जीवन हर्ब्स के लिए बनाया हुआ, ऐसे आई फील। जी मैम। जी मैम। हाँ हाँ जी ठीक है। मैम मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? ये की प्लान है। एरो दिख रहा है मेरा? हेलो? नहीं दिख रहा योगी देवेश, नहीं दिख रहा तुम्हारा कर्सर। हाँ अच्छा अब मैम। थोड़ा दिख रहा है, अब थोड़ा दिख रहा है, पॉइंट आ रहा है एक्चुअली एक। अच्छा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है हाँ, ये की टॉप पे। प्लान है। ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, की प्लान्स दिए हुए हैं 2। तो उस वो जो की प्लान है जो स्केल 1:10,000 का बना हुआ है, उसमें आपको पूरी साइट विजिबल होगी, और उस साइट पे आपको पूरा विजिबल होगा कि कहाँ पे कौन सा एरिया मैंने डेवलप किया है, कहाँ से एंट्री हो रही है। एक डार्क रोड दिख रहा होगा आपको एंट्री होते हुए साइट के पास से, ये वाला रोड दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से जो जहां पे रेड एरो है, लेफ्ट हैंड साइड पे जहां मेन एंट्रेंस लिखा हुआ है, वहां से एंट्री हो रही है साइट पे। आप वहां से अंदर आ रहे हो, उसके बाद यहाँ पार्किंग दी हुई है। साइट की एंट्रेंस पे ही मैंने वहां पे एक आपको पतला सा पार्किंग वाला एरिया दिख रहा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल जो ऑटो रिक्शाज आते हैं उनकी पार्किंग दी हुई है, क्योंकि जो लोग पैदल आते हैं वो लोग इतना, बहुत सारे लोग बूढ़े भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो इतना शायद ट्रैवल नहीं कर पाए पैदल। तो इसलिए वहां पे एक इलेक्ट्रिक रिक्शा का स्टैंड दिया हुआ है ताकि वो लोग अंदर तक आ सके इलेक्ट्रिक रिक्शा से। और ये जो पूरा म्यूजियम है ये व्हीकल्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल रिक्शाज ही अलाउड है जो अच्छा, अंदर म्यूजियम में आता इको फ्रेंडली हो गया आपका। है। हाँ, इको फ्रेंडली से ऑरोविल का बना। कंसेप्ट है कि नो मोटरसाइकिल्स ओनली अलाउड, टू यस व्हीलर्स मैम। अलाउड। इवन जो एम्बुलेंसेस भी हैं, एम्बुलेंसेस भी आजकल इलेक्ट्रिकल वो आने लगे हैं, छोटे एम्बुलेंस।
तो वो एम्बुलेंसेस ऐसे होते हैं कि वो आप किसी भी साइट पे उनको यूज कर सकते हो, और फिर जैसे ही आप मेन रोड पे पहुंचोगे तो वहां पे एक्चुअली एम्बुलेंस रखा होता है, उसमें आपको शिफ्ट कर दिया जाता है फटाफट, ऐसे हो जाता है। तो इवन हालांकि मैंने एम्बुलेंस की एक्सेसिबिलिटी इसमें दी है, पीछे की साइड अगर आप देख रहे होगे तो सर्विस एंट्री लिखी है नीचे की तरफ। मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे सर्विस एंट्री लिखी हुई है। वहां से वहां से आपके एम्बुलेंस का ऊपर वो हो सकता है, ऊपर एंट्री हो सकता है। और इवन फायर टेंडर का मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइट पे, क्योंकि फायर टेंडर्स मतलब जो फायर नॉर्म्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं हर जगह। और ये तो इको फ्रेंडली म्यूजियम है, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल मोस्टली कंबस्टिबल होता है। तो इसलिए इसका जो फायर लोड है वो काफी ज्यादा है, मतलब इसलिए मुझे यहाँ पे फायर टेंडर का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। हर एक जगह फायर टेंडर जरूर पहुंचना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग साइट है, जो अभी साइट बनी हुई है, वो उस पे फायर टेंडर का मूवमेंट नहीं था, तो वो भी एक चैलेंज था मेरे लिए कि मैं किस तरीके से फायर टेंडर का मूवमेंट इस पे दे रहा हूँ। और बाकी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो आपको पूरा कॉलम दिख रहा है, इसमें सारे जोन्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, उसमें सारे एरियाज लिखे हुए हैं मैंने। मार्केट जोन, वर्कशॉप जोन, डॉर्मेट्री जोन, फैमिली हट जोन, रिलीजियस ग्राउंड, डाइनिंग एरिया, ग्रेनरी, एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो ये सारे जो कलर कोडिंग है, इन कलर कोडिंग के थ्रू आप अपने आप वो समझ सकते हो कि कौन सी चीज किस जगह है। अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मेन एंट्री हो रही है म्यूजियम में। ये तो रैंप आपके ऊपर जा रहा ब्लू वाटर बॉडीज होंगे और ग्रीन ट्रीज होंगे और ब्राउन लैंड होगा, ऐसा होगा ना ये कलर कोडिंग? है। जी मैम, जो जो डार्क डार्क ब्राउन या डार्क रेडिश ब्राउन दिख रहा है वो तो बिल्डिंग्स की छत दिख रही है। बिल्ट अप एरिया, हाँ। हाँ, बिल्ट अप एरिया है वो। जो लाइट आपको लाइट ब्राउन दिख रहा है वो पाथवेज हैं सारे। अच्छा, हाँ। जो ब्लू दिख रहा है वो सारी वाटर बॉडीज हैं। हाँ जी। और जो दूसरे आपको छोटे छोटे फोलिएज दिख रहे होंगे ट्रीज के, वो फोलिएजेस हैं ट्रीज के। आपको इस उसमें इस प्लान में ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो ये यहां से एंट्री हो रही है। ये रैंप से आप ऊपर आ रहे हो एक लेवल पे। ये जितने भी कॉन्टूर्स हैं 3-3 मीटर ऊंचे हैं, मतलब एक कॉन्टूर से दूसरे कॉन्टूर का जो हाइट है वो 3 मीटर ऊंचा है। और डिस्टेंस क्या है 2 कंटूर का? 2 कंटूर्स का मैम डिस्टेंस वेरी कर रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस कहीं पे 50 मीटर्स भी है और कहीं पे 30 मीटर्स है, ऐसे करके। मिनिमम डिस्टेंस 12 मीटर है। ओके। हाँ जी। जो आपको रोड्स दिख रहे हैं ना मैम, ये रोड्स एक्चुअली कॉन्टूर के अलोंग ही दिए हैं मैंने सारे। अच्छा। जितने भी ये वाले जो रोड्स हैं, पेरीफेरी पे जो रोड्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे रोड्स कॉन्टूर के अलोंग है, तो इससे आपको एक कॉन्टूर का वो भी समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आपको जो ये लाइट ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये लाइट ग्रीन लाइन, ये कॉन्टूर्स की लाइन है। अच्छा। वो प्लान बहुत बड़ा है, 40 एकर्स की साइट है, तो इस वजह से अगर मैं इसको जूम करूंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, ये आपको लाइट लाइट वो दिख रही होंगी, लाइंस जाती होंगी ऐसे। मनोज जैन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको प्लान? ये इसका एक 3D विजुअलाइजेशन है। हाँ जी। ये पूरा 3D विजुअलाइजेशन है। इसमें पूरा दिखाई दे रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। सारे मैंने ऊपर मार्क करके रखे हैं। मार्केट एरिया, टेम्परेरी शॉप, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉर्मेट्री क्लस्टर, फैमिली क्लस्टर, रिलीजियस ग्राउंड। तो ये सब वो इको फ्रेंडली मटेरियल यूज किया होगा ना, नेचुरल खप्पर और ये सब जो आपके दिख रहा है जी खप्पर मैम, वगैरह? इसमें जो मतलब मैंने जो पहली चीज तो है मैम कि जितना भी जो भी स्ट्रक्चर बने हैं वो कोई भी स्ट्रक्चर G+1 भी नहीं है। सारे स्ट्रक्चर मोस्टली मतलब ग्राउंड लेवल पे ही है। ग्राउंड हगिंग स्ट्रक्चर्स हैं सारे। बहुत ज्यादा ऊंचे स्ट्रक्चर्स नहीं लिए हैं मैंने, इसमें नहीं बनाए। और जो मटेरियल मैंने इसमें यूज किया है वो कंप्रेस्ड मड ब्लॉक्स यूज किए हैं मैंने, अच्छा। जिनसे वॉल्स वगैरह बने हैं।
स्टेबलाइज्ड कंप्रेस्ड मड ब्लॉक्स यूज किए हैं, और जो बाकी ऊपर छत वगैरह है वो टिम्बर है, और साथ ही साथ उसमें वो है, कबेलू है ऊपर लगा हुआ, टेराकोटा। ये रिलीजियस ग्राउंड है मैम, ये सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है पूरी साइट का, ये वो वाला पार्ट है। ये जो आपको आइट साइड जो आपको एरोस दिख रहे हैं ऊपर जाते हुए, वो दोनों रैम्प्स है, रैम्प ऊपर जा रही हैं। ये रैम्प भी जो अपन लेते हैं, ये हाइट के हिसाब से रेशियो कैलकुलेट होता है, उसके हिसाब से रैम्प्स दिए जाते हैं। जो मैंने रैम्प दिए हैं, ये रैम्प हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, ये एक डिसेबल्ड व्हील चेयर के लिए भी एक्सेसिबल है। अच्छा, वाह। जी, जो अभी मैंने वीडियो बनाया ना, उस वीडियो में आपको दिखेगा कि ये डिसेबल्ड व्हील चेयर्स के लिए भी एक्सेसिबल है रैम्प्स। ओके। वो स्लाइडिंग होंगे थोड़े जी मैम, उनका स्लोप अच्छा है, मतलब अच्छा खासा स्लोप है, स्लोप तो मतलब इजीली आप खुद से भी आप अपना व्हील चेयर वो कर सकते हो, पुश कर सकते हो और जा सकते हो नीचे तक। तो ये जो पूरा रिलीजियस ग्राउंड है, ये पूरा रिलीजियस ग्राउंड जो सारी इनकी फेस्टिवल एक्टिविटीज होती हैं ट्राइब्स की, ये उनके लिए बनाया गया है। इसमें मलखम्ब एरिया है, परफॉर्मेंस एरिया है, ओएटी वगैरह है, और कंट्रोल रूम्स, ग्रीन रूम्स हैं, ड्रिंकिंग एरियाज, वाटर एरिया, टॉयलेट्स वगैरह हैं, व्यूइंग टावर्स हैं। जो आपको ऊपर डार्क ब्राउन कलर के जो 4 सर्कल्स दिख रहे हैं, ये व्यूइंग टावर्स हैं। इसमें ऊपर जाके लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े होके साइड का व्यू देख सकते हैं। यहाँ आपको व्यूइंग टावर्स के पास में आपको रिफ्रेशमेंट कियोस्क दिख रहे होंगे। हाँ, ये ये रिफ्रेशमेंट, जो आपने बैठने का बनाया ना, ये जी ऑरोविल मैम, के बाहर पूरा है, वहाँ अर्न है और 127 कंट्रीज का सॉइल है, और सारे लोग एक साथ सुबह डॉन जी मेडिटेशन मैम, करते हैं। जी ये जो मैम, मैंने आपने स्टडी की रील थी मैम वहाँ की भी। बहुत जी सुंदर मैम, बनाया, जैसे परफॉर्मिंग जी आर्ट। मैम, रंगोली बीच में बनाते हैं, दिए लगाते हैं, और सारे लोग बैठ के अर्ली जी मैम, मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं जी बैनियन मैम, ट्री के पास। हाँ। जी मैम, जी मैम। हम्म। तो ऐसे करके जो पूरा रिलीजियस ग्राउंड है मैम, यहाँ पे आपको 3 चैरियट्स भी दिख रहे होंगे, 3 मैंने रथ भी लगाए हैं। वो तीनों रथ अलग अलग फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करेंगे, एक दशहरा, दिवाली और होली, ऐसे करके। ये 3 ही मेजर फेस्टिवल्स होते हैं ट्राइबल्स के, इंडियन ट्राइब्स के। हम्म। फिर मैम ये जो पूरा मतलब जो मैंने सारी चीजें प्लेस की हैं, सब कुछ वास्तु के हिसाब से प्लेस किया है। तो इवन जो इसमें टेम्पल है, वो पूरा ईशान कोण में है, वहां पे ईशान कोण आ रहा है जहाँ पे टेम्पल प्लेस किया है मैंने। तो ऐसे करके मैंने पूरा ढंग से स्टडी कर लिया था, उसके बाद ही सारी चीजें प्लेस की हैं। आपको ये एक लैबिरिंथ दिख रहा होगा ऐसे, ये पाथवे दिख रहा होगा ऐसे जाते हुए अंदर की तरफ। हाँ, ये व्हाइट वाले पाथवेज। हाँ, ये ऐसे करके तो ये जो व्हाइट व्हाइट जो पोर्शन है जिसमें आपको डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो है मैम, ये जो ट्राइब्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इनके मिट्टी के खिलौने होते हैं, जो ये पोला और ये वाले जो दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, इवन जो हाँ, हाँ, दशहरा, होली फेस्टिवल होते हैं, इन पे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। हाँ। तो जितने भी खंडित मूर्तियां होती हैं ना मिट्टी की, उन सबका ये ढेर लगा देते हैं मंदिर के बाहर ही, अच्छा। नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करने के लिए। तो हाँ। उसका पूरा ऐसा पाथवे बना होता है, ऐसा पूरा लेब्रिंथ बना होता है, मतलब भूल भुलैया जैसा ऐसा स्पेस बना होता है, जिसको आपको क्रॉस करना होता है, और उसके बाद आप टेम्पल तक पहुंचते हो। तो ये मतलब जब हमने स्टडी की थी, जब मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हम डिफिकल्टीज, कितनी सारी डिफिकल्टीज को क्रॉस करके, मतलब लाइफ को क्रॉस करके हम किस तरीके से मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, ऐसे करके इनका कंसेप्ट होता है इस चीज का, अच्छा। कि जो लाइफ होती है वो फुल ऑफ डिफिकल्टीज होती है, और जो डेथ होती है वो बिलीव करते हैं कि वो मोक्ष होता है। तो वो किस तरीके से पूरी डिफिकल्टीज को क्रॉस करके और किस तरीके से एक उसकी तरफ पहुंच रहे हैं, ऐसे करके पूरा इसका कंसेप्ट था। यानी वो हेजेस हो गए, एक के बाद एक हेजेस क्रॉस करते हुए, मतलब जी जी मैम, पाथवे से। जी मैम, हाँ, जी मैम। तो हर्डल्स से, ऐसे जैसे करके, हर्डल रेस होता है। हाँ। जी मैम, जी मैम, तो ऐसे करके इनका पूरा कंसेप्ट था मैम। तो पूरे हर एक चीज को डीपली स्टडी किया, सारी चीजें अच्छे से समझी। और एक वो चीज थी मैम कि जैसे टाइम, जो रिसर्च वर्क का टाइम था, वो 2 महीने का ही टाइम दिया गया था, उससे ज्यादा टाइम था नहीं, और उसके बाद तो वैसे भी पैंडेमिक स्टार्ट हो गया था। तो 2 महीने में आपने इतना बड़ा कंसेप्ट बना लिया, ये तो जी मैम, ऑरोविल का एक्चुअली पूरा मैम बात सेट। ये थी
कि मैं ये चीज बहुत पहले से सोच के बैठा था कि ऐसा करना है थीसिस में। मैंने वर्षा मैम से पहले भी डिस्कस की थी ये चीज। वर्षा मैम को याद भी होगा, आप उनसे पूछोगे तो, जब मैं उनके हाँ। पास काम करता था ना, तभी मैंने उनसे ये चीज डिस्कस की थी कि मुझे मैम ऐसा कुछ करना है। तो तब से मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है और मुझे इस चीज को अच्छे से रिवाइव करना है। और सबसे मेजर चीज जो होती है मैम डिजाइनिंग में, वो सबसे मेजर पॉइंट होता है रिसर्च वर्क। अगर आपने ढंग से रिसर्च नहीं किया है, ढंग से उनको समझा ही नहीं है, तो आप डिजाइन कर ही नहीं सकते। इसलिए जो क्योंकि मोस्टली होती है। देवेश जी, जो मुझे समझ में आया कि आपने उन ट्राइब्स की एक एक हैबिट समझी, एक एक नेचर समझी, एंड व्हाई दे आर डूइंग दैट। अगर जी उनके मैम। टॉयलेट्स भी बाहर हैं तो क्या वजह से, वास्तु के हिसाब से। हमारे पुराने जी मैम। लोग भी तो, मेरी आज तक सासू माँ टॉयलेट जी के मैम। लिए बोलेंगे बाहर से, उस तरफ के दरवाजे से जाओ, जो जी स्वीपर मैम। आएंगे क्लीन करने। तो जी मैम। कुछ उसमें साइंस था, पहले के लोग बाहर ही जाते थे, अभी उल्टा हो गया है जी कि मैम। सब टॉयलेट तो बेडरूम के बिल्कुल अंदर अंदर अंदर, और अंदर हो गए। खाने को जी मैम। बाहर होटल में। जी मैम। उल्टा जी। हो गया है, खाना बाहर हो गया है और जी। ऐसे हो गया कंसेप्ट। ये मैम इसका 3D विजुअलाइजेशन है पूरे रिलीजियस ग्राउंड का। ये इसका मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका। आप एक एक सब दिखा दीजिएगा अच्छे से। जी मैम। बहुत सुंदर बनाया है, माय गॉड, ऐसे लग रहा है कि माय ड्रीम कम ट्रू। ऐसे आपने तो एकदम बना दिया, बिल्कुल उस प्लेस के हिसाब से मैचिंग। मैम जो ये 3D सॉफ्टवेयर्स थे, इनमें एक प्रॉब्लम थी कि जो मैं 3Ds बना रहा था इनके, उन 3Ds में ना वो एकदम ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि जो मोस्टली सॉफ्टवेयर्स थे 3D सॉफ्टवेयर्स, वो सारे बाहर के थे, वेस्टर्न सॉफ्टवेयर्स थे। कोई बात नहीं, थोड़ा मॉडर्न भी अच्छा लगता है। जी मैम। ये पाथवेज अच्छे रहे ना तो अच्छे जी रहते, मैम। लॉन्ग रन में अच्छे रहते। बहुत सुंदर।
ये पूरा रिलीजियस ग्राउंड है मैम, हाँ जी। और इसमें जो मैम ये ढेर लगे हुए हैं, ये एक्चुअली मिट्टी के खिलौने थे, लेकिन क्या हुआ कि इसमें क्रिसमस के खिलौने मिल रहे थे, जो ये 3D सॉफ्टवेयर था, तो इसमें मैंने जो लकड़ी के खिलौने थे मैंने उन्हीं का ढेर लगा दिया था, मिट्टी के खिलौने मिले ही नहीं मुझे इसमें। अच्छा अच्छा, एक्चुअल में लकड़ी के खिलौने। अच्छा वो एक्चुअली लकड़ी के खिलौने रखे हुए हैं। अच्छा। ये पूरा मार्केट जोन है मैम। जो पूरा मार्केट जोन है, ये मैंने 3 तरीके से इसको डिवाइड किया था। टेम्पररी शॉप्स, डिस्प्ले एरिया, क्राफ्ट बाजार और मार्केट एरिया। ये वाला जो पार्ट है मैम, ये वाला आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, एरो? अभी तो नहीं दिख रहा। जो ऊपर मैम राइट हैंड साइड पे की प्लान दिया हुआ है, उसमें जो ऑरेंज कलर से जो मार्क्ड एरिया है, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। वो मार्केट एरिया है, और जो उसके ऊपर पर्पल कलर से मार्क्ड एरिया है वो टेम्पररी शॉप्स हैं। टेम्पररी शॉप्स मैम ऐसे दी थी मैंने कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्राइब्स नीचे बैठे रहते हैं ना अपना शॉप खोल के, वैसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया था बस, और उस पर आराम से ट्राइब बैठ सकते हैं अपना वो लेके। और टेम्पररी शॉप्स ऐसी थी मैम कि जैसे मान लीजिए उनका कुछ एकदम ऑन स्पॉट जो काम होता है, जैसे मेहंदी वाला काम हो गया, या फिर कोई दूसरे काम हो गए, जैसे ऑन स्पॉट कोई ज्वेलरी मेकिंग काम हो गया, इस तरीके के जो काम थे उनके लिए मैंने टेम्पररी शॉप्स दी थी। और अच्छा, हाँ। टेम्पररी शॉप देने का मेन मकसद ये था मैम कि जो लोग, जो ट्राइब्स दूर से ट्रेवल करके आ रहे हैं टेम्पररी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे, और जो अपना कुछ यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो वो अपनी शॉप्स लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ ऐसा। पे और साउथ कल्चरल जोन में वैसे ही होता है यहाँ हाँ, नागपुर में। एग्जैक्टली मैम। और क्राफ्ट बाजार जो है मैम, क्राफ्ट बाजार तो ऐसा है कि क्राफ्ट बाजार पे ऑन स्पॉट, जैसे गोंड ट्राइब है तो गोंड ट्राइब क्लोथ पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, साड़ियों पे पेंट करना और हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीज पे पेंट करना। तो जो क्राफ्ट बाजार है, यहाँ पे हर एक टाइप का जो क्राफ्ट होता है उनका, मल्टीपल जो क्राफ्ट होता है, उस उन चीजों की शॉप्स लग सकती है। अगर आप ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्राफ्ट बाजार वाला पार्ट, तो इसमें शॉप्स हैं, मैंने उनको अल्टरनेटिवली ओपन रखा है। मतलब मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? एक सेकंड। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जो जी, दिख गया। हाँ, दिख गया, मूव कर रहा है। हाँ ये वाला जो वाटर शॉप है बॉर्डर। वो इधर से ओपन है, ये वाला जो शॉप है जो इधर से ओपन है, ये इधर से है, ये इधर से है, और इनके बीच में ट्रीज लगे हुए हैं, ट्रीज के नीचे ओटले बने हुए हैं। तो ये मैंने ऐसा इसलिए किया मैम क्योंकि मैंने दिल्ली का क्राफ्ट बाजार विजिट किया था पहले। तो दिल्ली के क्राफ्ट बाजार में मैंने एक चीज नोटिस की कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे बाहर से, लंदन से और हर जगह से, उन लोगों को क्राफ्ट लेने से ज्यादा इंटरेस्ट था मैम कि वो क्राफ्ट बन कैसे रहा है वो देखने में, क्योंकि उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा यूनिक थी। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग वहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन क्राफ्ट बाजार में क्या सीन था कि क्राफ्ट बाजार में बैठने के लिए स्पेस नहीं था, ना शेड था ना कुछ था। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे ओटला दे दिया ताकि लोग वहां बैठ सके, और ऊपर एक नेचुरल शेड दे दिया, ट्री कि ताकि वहां शेड रह सके। ऐसा बहुत सुंदर। ऐसे करके मैंने अलग अलग कंसेप्ट, मतलब छोटी छोटी चीजें मैंने ऐसे, मतलब इसमें वो कर दी, मतलब अच्छे से रिवाइव कर दी ढंग से। ये 3D विजुअलाइजेशन है, और ऊपर उसके सेक्शंस दिए हुए हैं कि वो कैसा दिखेगा सेक्शन में। ये मैम डॉर्मेट्री है जहां पे टूरिस्ट और हिस्टोरियंस, मतलब ट्राइबल पीपल दोनों रहेंगे। पहले क्या सोचा था कि दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा लगा कि अगर मुझे एक कॉग्निटिविटी मेंटेन करनी है, और अगर मैं चाहता हूं कि जो टूरिस्ट हैं वो हिस्टोरियंस के कल्चर को समझें, तो क्यों ना हम उन्हें पास पास रखें, बीच में एक सेपरेशन रखें कोर्टयार्ड का, जो कि मैंने इसमें किया भी। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक प्लान दिख रहा है ऊपर डॉर्मेट्री का, उसमें बीच में एक कोर्टयार्ड है। आइट साइड आपको रैम्स भी दिख रहे होंगे क्योंकि ये डिसेबल्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल है। हाँ हाँ। कोर्टयार्ड से 3 रूम्स अटैच्ड हैं। जो टूरिस्ट डॉर्मेट्री वाला रूम है उसमें आपको दिख रहा होगा अटैच टॉयलेट्स दिए हुए हैं पीछे, लेकिन जो हिस्टोरियन डॉर्मेट्री वाला है उसमें
पीछे की तरफ से उनका वो दिया हुआ है, मतलब बाहर की तरफ से उनका वो एक्सेसिबिलिटी दी है उनके उसकी, जो उनका टॉयलेट वाला एरिया है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा ऐसे ये करके। दिखा, जी बहुत जी सुंदर बेड भी बनाए आपने, बहुत सुंदर। ये बिल्ट इन स्पेसेस, सोफा वगैरह जो बिल्ट इन है जी वॉल मैम, में, जी मैम, यही ऑरोविल में कंसेप्ट है कि वॉल इन में उसी में। हाँ। जी मैम, जी मैम, वहां से मतलब वो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी भी किया था मैम ऑरोविल का। मेरी जो गाइड है श्रेया मैम, उन्होंने बहुत थॉरोली स्टडी करने के लिए बोला था ऑरोविल वाला। फिर मैम मैंने इसमें एक और चीज बहुत पॉजिटिव की, वो ये चीज की आपको नीचे चूल्हा दिख रहा होगा, नीचे की साइड, राइट हैंड साइड नीचे की तरफ आपको चूल्हा दिख रहा होगा। एक मिनट देखते हैं। तुम्हारा कर्सर लेकर आओ उधर देवेश, चूल्हे के पास। ये मैम, ये वाला। ओके, हाँ हाँ। तो ये जो मैम पूरा जो चूल्हा है, ये पूरा चूल्हा एक्चुअली में मड का ही बना हुआ है, मतलब टेराकोटा का ही बना हुआ है। लेकिन इस मुझे चूल्हे अभी का कंसेप्ट मुझे अभी दिखा कंसेप्ट है। नहीं देवेश, मुझे अभी दिखा नहीं कहाँ पे है, किस राइट किस कॉर्नर बिल्डिंग में की बात मैडम, जो कर रहे स्टैंड जैसे खड़े हैं, राइट कॉर्नर एकदम राइट में, बॉटम कॉर्नर। हैं? ये मैम हाँ मैंने कर्सर यहाँ घुमाया है। हाँ हाँ हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया, हाँ दिख गया, बहुत सुंदर। हाँ, जी तो ये मैम, तो कैसा ये है, इसका कंसेप्ट क्या है? हाँ इसका कंसेप्ट ऐसा है मैम कि वो जो होता है ना मैम, लेडीज को बहुत ज्यादा फूकना पड़ता है चूल्हों को, हाँ हाँ हाँ। आग वगैरह उसमें वो करने के लिए उसमें बार बार फूक मारनी पड़ती है। तो वो चीज अपन ने इसमें से हटा दी है, क्योंकि उससे बहुत लोगों को दमे की प्रॉब्लम होती है और हाँ, बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं उसकी वजह से। तो मैंने क्या किया कि मैंने चूल्हा पूरा नेचुरली रखा, नीचे यहाँ पे एक हल्का सा स्पेस दिया है हवा कंटिन्यूअसली अंदर जाने के लिए, और अच्छा चूल्हा पूरा पूरा पैक्ड है, और ऊपर से एक चिमनी दे दी है। अच्छा, सक्शन तो दे दिया है आपने, सक्शन हाँ, है। सक्शन दे दिया है, और ऊपर से उसका मतलब हाँ, चिमनी दे दी है, चिमनी के थ्रू पूरा वो जो उसका धुआं होता है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो ऐसे करके जो ये पूरा चूल्हा है वो नॉर्मली वो हो जाएगा पूरा। बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर। ऑरोविल में आपने सडाना फॉरेस्ट भी स्टडी किया होगा ना? सडाना फॉरेस्ट तो नहीं किया मैम मैंने स्टडी। वो वो सबसे ज्यादा इस पे है। अच्छा, हम्म, ये डॉमेट्रीज के मैम 3D विजुअलाइजेशन है। यहाँ पहले व्यू में आपको थोड़ा दूर पे साइकिल पार्किंग्स भी दिख रही होंगी। जो पहला व्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें छोटे से साइकिल पार्किंग भी दिख रही होगी आपको दूर पे। तो मैंने साइकिल्स भी पूरा मतलब पूरी साइड पे साइकिल्स के लिए भी स्पेसेस दिए हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो अपनी अपनी साइकिल्स ले सकते हैं, क्योंकि साइट 40 एकर्स की है, तो उनको अंदर ही अंदर साइट पे अगर ट्रेवल करना है तो उनके लिए ई रिक्शाज और साइकिल्स अवेलेबल होने चाहिए। बहुत क्योंकि बढ़िया। बहुत सारे लोग होते हैं मैम जिनको पैदल चलने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह हाँ, से थोड़ा सा उनके कंफर्ट जोन को ध्यान बट रखते हुए। देवेश, तुम जब बोल रहे हो कि कंटूरिंग पूरी साइट है तो साइकिलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी? मैम क्यों आएगी प्रॉब्लम, मैंने रोड्स डेवलप कर दिए हैं ना, उन रोड्स पे और पाथवेज पे ट्रेवल कर सकते हैं वो लोग आराम से। टोटल तुम बोल रहे हो 30 मीटर का है यदि वो टेरेन कंटूर्स, हाँ, तो उसको क्या किया तुमने? ये एक उसकी मिनट। कंटूरिंग की तुमने? हाँ ना मैम, ये इसमें आपको साइड प्लान में दिखाया था मैंने इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरा इसमें 3D उसमें दिख तो रहा है पूरा। हाँ हाँ, मतलब वो फुल कंटूरिंग के हिसाब से साइकिल ट्रैक्स बनाए तुमने? हाँ, साइकिल ट्रैक्स उसके अलोंग ही हैं जो रोड्स जा रहे हैं अंदर, इंटरनल रोड्स। अच्छा वर्षा जी, कंटूरिंग का मतलब? मैडम, लेवल डिफरेंस जैसे इसने बोला ना, कि मैंने बोला कि कितना 15 मीटर में, मतलब आप यदि एक जीरो पे खड़े हो, 15 मीटर चल रहा है तो आप 3 मीटर हाइट पे पहुंच गए, उसके अगले 20 मीटर चल रहा है तो आप 6 मीटर हाइट पे पहुंच गए। अच्छा, ओके। हाइट अच्छा, हाइट डिफरेंस। टेरेस टेरेस गार्डन टेरेन स्टाइल टेरेन, में क्या? यस हाँ यस हाँ, मैम, टेरेन, टेरेन। टेरेन, हाँ हाँ, फिर मैम ये वाला जो स्पेस है ये डाइनिंग एरिया है। तो डाइनिंग एरिया में भी मैंने जो पीछे इनका किचन डेवलप किया है, इसमें पूरा फूड वेस्ट सेग्रीगेशन जोन भी दिया है मैंने, और स्टाफ एरिया वगैरह सारी चीजें, ड्रिंकिंग वाटर, टूरिस्ट के लिए टॉयलेट्स वगैरह। टॉयलेट्स मैंने
डिसेबल्ड लोगों के लिए भी दिए हैं अलग से। तो इसमें आपने पूरा बैम्बू यूज किया है लग रहा है, ये जो इधर बनाया बहुत हाँ सुंदर मैम, है। इसमें जो कॉलम्स हैं वो बैम्बू के हैं मैम, रूफ भी एक्चुअली बैम्बू की ही है, लेकिन जो मैं इसमें रेंडर कर रहा था 3D में तो वो बैम्बू अजीब सा दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने उस टाइम पे जल्दी जल्दी में टेराकोटा का टेक्सचर डाल दिया था। लेकिन इसकी जो रूफ है वो भी बैम्बू की ही है, और इसके जो कॉलम्स हैं वो भी बैम्बू के हैं। बहुत ही सुंदर बनाया है, ये बैम्बू का बहुत अच्छा बैम्बू लगा। के ऊपर तुम थ्रेड रूफ यूज करोगे क्या? नहीं नहीं मैम, बैम्बू की ही रूफ है एक्चुअली। अच्छा। ये आपको सेक्शंस में दिख रहा होगा कि ये बैम्बूज हैं और बैम्बूज की ही रूफ है ऊपर। ओके। बटरफ्लाई रूफ है मैम। ये बटरफ्लाई रूफ इसलिए दिए कि ऊपर आपको बीच में कोर्टयार्ड में 2 टैंक्स दिख रहे होंगे, हम्म। तो वो जो बटरफ्लाई रूफ का स्लोप जिस तरफ आ रहा है ना, तो वो टैंक के अंदर पानी गिरेगा अच्छा, अपने आपको। आप। हाँ, हाँ। अपने आप फ्लो में जब भी बारिश होगी तो अपने आप पानी नीचे गिरेगा, ऐसे करके एक कंसेप्ट था इसका। तो उस तरीके से मैंने इसको पूरा डिजाइन किया है। बहुत गजब डिजाइन किया। ये मैम फैमिली हट्स हैं। फैमिली हट्स भी सिमिलर वे में बने, एक फैमिली हट ट्राइबल फैमिली के लिए और 2 फैमिली हट्स हिस्टोरियंस के लिए, वो टूरिस्ट के लिए। और बीच में मैम 3 ट्रीज का क्लस्टर बना है, आपको व्यू में दिख रहा होगा कि हाँ, 3 बैठने के ओटले लिए। बने हुए हैं, वहां पे लोग बैठ सकते हैं, सुबह योगा कर सकते हैं, जो चाहे मतलब जिस तरीके से चाहे वैसे उसको यूज कर सकते हैं। हम्म। और मैंने बहुत मोस्टली मैम ट्रीज को ही यूज किया है शेडिंग डिवाइसेस की तरह, ताकि ढेर सारा शेड हो साइड पे, एक इको विलेज का कंसेप्ट भी नजर आए कि हाँ साइड पे एक अच्छा ग्रीनरी है, एक अच्छा ग्रीन स्पेस है, तो इसलिए बहुत सारा मतलब अच्छे से ग्रीन स्पेसेस दिए हुए हैं। हम्म। देवेश, तुमने लैंडस्केप भी किया कि कौन से ट्रीज आने चाहिए, कौन से शेडिंग होगी, भोपाल के वेदर के कारण कौन से ट्रीज लग पाएंगे, वो स्टडी भी की तुमने क्या? नहीं मैम, वो बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने वो स्टडी की थी कि जैसे मैंने साइट पे एक नर्सरी दी है, ये क्या कहते हैं, मेडिटेशनल, अपने जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हर्बल प्लांट्स होते हैं जो ट्राइब्स यूज करते हैं, तो उनके लिए नर्सरी दी है मैंने साइट पे। तो उनमें जो भोपाल के वेदर, भोपाल का जो है हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का वेदर है, तो उसमें वो हाँ, सरवाइव करेंगे? हाँ सरवाइव सब करेंगे? सर्वाइव करेगा जी मैम। हम्म। उसमें तो आपको आनंद भैया भी हेल्प कर सकते, कौन सा प्लांट लगाना है। जी हाँ, मैम, वो मैंने जो अपनी मॉम गाइड। से ही पूछा था मैम। इसकी मॉम भी वो भी बॉटनी वाली है मैम। अच्छा, अरे वाह। मम्मी ने इथनोबॉटनी में PhD की है मैम, मेडिसिनल प्लांट्स में। अच्छा, अरे वाह, फिर उनका तो बहुत अच्छे से आनंद भैया के साथ जेलिंग होगा। जी मैम, जी मैम। मैम इनकी मदर ने गिलोय भी 3 तरह की गिलोय, हम तो एक ही तरह की जानते थे, इसकी मदर ने 3 तरह की गिलोय रिसर्च की अच्छा, है। इसलिए वर्षा जी आपके यहाँ वो गिलोय के इतने सारे प्लांट्स लगे हैं जी आपके घर पे। अच्छा, ओके ओके, बहुत ही अच्छे। गिलोय तो खाए हैं हमारे घर पे बहुत। मेरे हस्बैंड को भी दिया था, इम्यूनिटी लेवल मैडम, मैं तो एनहांस। डेली पीती हूँ पिछले 4 साल से। अच्छा। तो मैम मैंने जो ये पूरा मतलब जो थीसिस था मेरा, ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी डाला था, और मैंने इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो में अप्लाई किया था, हम्म। और मैंने और भी जगह अप्लाई किया है, लेकिन इलिनॉय से मुझे जल्दी रिप्लाई आया तो मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू मैम हार्वर्ड के जो पहले हार्वर्ड में जो एक प्रोफेसर पढ़ा चुके हैं, रॉन हेंडरसन, उन्होंने लिया था, तो वो बहुत खुश हो गए थे पूरा काम देख के। हाँ, और उन्हें शिकागो मेरा में तो पूरा, पता है, शिकागो में एक पूरा एरिया है जिसमें कम से कम 20 विलाज हैं जो रिचेस्ट पर्सन्स के हैं, मतलब दे आर ह्यूज ह्यूज ह्यूज। यस मैम, शैंडलियर्स इतने बड़े, मतलब उसको घुमाने मुझे अलग से वो लोग ले गए थे कि जी ये मैम, सिर्फ 20 पीपल के ऐसे विलाज हैं जो मतलब अपने आप में 5 स्टार होटल से भी बड़े, जी ओन्ड मैम, बाय वन पर्सन। वो जी मैम, एरिया ही है कि जाके रात में देखो अलग, दिन में अलग देखो, बहुत सुंदर है। जी मैम, बहुत शिकागो तो बहुत उनके स्क्वेयर्स कमर्शियल बहुत सुंदर है। जी मैम। उन्हें मैम मैम, मेरा देवेश रिसर्च का वर्क बहुत अच्छा सपना लगा। तो इटली जाने का है। देवेश इटली जाने की सोच रहा है मैम। आर्किटेक्चर उसमें इटली बहुत ज्यादा वो है।
नहीं, पॉलिटेक्निको डी शिकागो। मिलानो में अप्लाई किया मैम मैंने, तो मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे वहां से एक्सेप्टेंस आ जाए। हालांकि मेरे पास अभी एक अच्छा ऑप्शन है, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड में मतलब टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आता है इलिनॉय भी, तो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए वहां पे भी आप होना। उधर ही जाइए, उधर ही जाइए, जी उधर मैम। जाइए। शिकागो अपने आप में आप जब देखोगे ना, वहाँ जो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं ना, जो जी मैम। गार्डन्स में जो जैसे ये यूनिवर्सल स्टूडियो टाइप्स होते हैं, वहां पे ऐसे बड़े बड़े फाउंटेन्स है मिरर के, आपका चेहरा भी दिखता जाएगा, पानी भी आता जाएगा, पूरे स्क्वायर्स, जी वहाँ मैम। बैंड बजते रहते हैं। अलग वर्ल्ड है, वर्ल्ड जी है मैम। वो बहुत। मुझे मैम ड्यूअल डिग्री कोर्स मिला है उसमें, मतलब मुझे आर्किटेक्चरल डिजाइन और लैंडस्केप आर्किटेक्चर प्लस अर्बनिज्म दोनों कोर्सेस मिले हैं उसमें। हम्म। और वो सबसे ज्यादा टफ था, क्योंकि वो लोग पोर्टफोलियो और रिसर्च वर्क के बेसिस पे ही कोर्सेज अलॉट कर रहे थे। तो पहले तो सिलेक्शन ही टफ था, फिर कोर्स भी मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे अच्छा कोर्स प्रोवाइड किया। और मतलब बहुत ही खुश हो गए थे वो पूरा काम देख के। तो मैं बहुत मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि चलो मतलब पूरे 5 साल का जो स्टडी था वो सब कुछ एकदम सफल हो गया। वहां पे पता है ऐसे मिरर्स हैं स्टोन्स के, जी अलग मैम। अलग शेप से, ओवल, जैसे जैसे शेप करोगे वैसे वैसे स्टोन्स के, ऐसे जैसे कि फ्लेक्सिबल हो जी मैम। जी मैम। मिरर्स, ऐसे जी। बड़े बड़े ह्यूज। इसके नीचे घुस जाओ, जैसे चट्टानों के नीचे घुस जाते हैं ना, ऐसे मिरर्स है, जी मिरर मैम। के चट्टान है, बहुत सुंदर है, स्क्वायर्स में शेप। तो आपका तो वहाँ बहुत ये अप्रिशिएट किया जाएगा आपका वर्क। जी मैम। इंडिया बहुत में कहाँ सुंदर। अप्रिसिएशन मिला है यो वो भी बता दो देवेश। मैम इंडिया में तो मैम एक तो एक जर्नल है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही जर्नल है वो, आर्किटेक्चरल डिजाइन करके। हाँ। तो उसमें मेरा उन्होंने पूरा जो थीसिस था, पूरा जो कंसेप्ट था, वो पूरा उन्होंने पब्लिश किया है ऑनलाइन। और हम्म। जर्नल में भी पब्लिश हुआ है, तो एक वो बहुत पॉजिटिव चीज थी। और हम्म। प्लस जिस दिन मेरा जूरी हुआ था, उस दिन डायरेक्टर सर ने और मेरी जो गाइड थी श्रेया मैम ने तो हालांकि खुद भी बहुत मेहनत की थी। और मैम इसकी जो गाइड थी वो भी मेरे उसमें इंटर्न रह चुकी है श्रेया। अच्छा आई नहीं, अच्छा। बोला था मैंने उसको भी ज्वाइन करने। और ये बाकी मैम जो जूरर आए थे जिन्होंने मेरा जूरी ली थी थीसिस की, वो भी बहुत खुश हो गए थे पूरा काम देख के। और जब वो और जिसको बना देखेंगे दावेश, तब कितने खुश होंगे। जी मैम। जी मैम। जब लोग रह रहे होंगे और जब ये कंसेप्ट एक्चुअल में फ्लोट होगा, जी तब क्या मैम। होगा, वो क्या होगा। जस्ट जी मैम। विजुअलाइज करो कि वहां पे एक्चुअल में पीपल हैं, और वहां पे जब जो जो आपने डिजाइन किया वैसा जी। हो रहा है। जस्ट इमेजिन करो वो वर्ल्ड। जी मैम। जी मैम। और मैम इसने पूरी जीआईएस स्टडी की है, वो नहीं बताया देवेश ने ना, जीआईएस स्टडी करे, जी आपने मैम। जियो रेफरेंस ये किया हुआ है मैम पूरा इसने। मैम मैंने इंटर्नशिप के टाइम आप पे तो इटली जाइए मत, वहां पर एक्सेप्टेंस है, लेकिन आप वहां से लर्निंग लेके वापस आ जाइए। वहां जाएंगे तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, लेकिन वहां से लर्निंग लेके वापस आएंगे तो ये स्टेट ऑफ आर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे वो। जी मैम। जी मैम। एकदम सही कह रहे हैं, वो ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। और जी हम ये मैम। यही इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्चुअल में आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने हम लोग को सांची यूनिवर्सिटी बुलाया था ना, तो जी उन्होंने मैम। इसलिए बुलाया था, मैं डॉक्टर सारा और हम अनीता अगरकर को भी लेके गए थे, रीटा महाजन भी। तो उन्होंने कहा था एक हैप्पीनेस यूनिवर्सिटी खोलना है, जी जिसके मैम। लिए उन्होंने 50 करोड़ सैंक्शन करे थे। और वहां से पूना से हैप्पीनेस के प्रोफेसर ऐसे जो हैप्पीनेस पे वर्क करे थे, तो जी मैम। उन्होंने भूटान का वो बताया था कि भूटान का, मैं भी तभी भूटान से आई थी, तो उन्होंने जी कहा था मैम। कि वहां का जीडीपी नहीं देखते, वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं। अरे वाह मैम। हाँ, तो जब हम वहां गए थे, तो जी मेरे मैम। हस्बैंड एकदम से कहने लगे कि 3 डेज एक्सटेंड कर लेते। मैंने कहा अभी तो उतरे हैं, और ये तो बिल्कुल ऐसा प्लानिंग करते हैं कि कहीं सब कुछ रहता, और ये पहली बार लाइफ में क्यों बोल रहे कि एक्सटेंड कर लेते, इतना यूरोप गए, इतनी जगह गए। जी मैम। जी मैम। तो फिर वहां के जो गाइड्स थे ना, वो हमें बता रहे थे, गर्ल्स थी ऑलवेज स्माइलिंग, कि हमारे किंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ही बिल्डिंग में रहते, एक तरफ किंग, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर। नहीं नहीं, किंग नहीं, ये
मॉनेस्ट्री के जो हेड रहते हैं वहाँ अच्छा के अच्छा, जो, जी मैम। और उन्होंने कहा था हमको जो हमारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि यू हैव टू बी हैप्पी, स्माइलिंग, तो बड़े कंटेंटेड और बड़ी हैप्पीनेस पूरे जगह। इतने कम टूरिस्ट, फ्लाइट भी उनकी गिनी चुनी है कि 2 ही लैंड करेंगी एवरी डे। जी मैम। तो वहाँ पे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है जो जी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट है। तो बहुत फिर पॉजिटिव उससे, चीज है मैम ये तो। हाँ, उससे प्रभावित होके अपने जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला था, तो उसके लिए ही वो जो सेमिनार हुआ था इंटीग्रेटेड हीलिंग फोरम का, जिसमें हम लोग को एज स्पीकर बुलाया था, और उसमें जी एवरीडे ग्रुप डिस्कशन होते थे कि ऐसे हाउ कैन वी क्रिएट हैप्पीनेस, एंजाइटी फ्री एटमॉस्फेयर, स्ट्रेस फ्री लिविंग। उस पे जी मैम। ही सबके इनपुट्स, वेरियस वाइस चांसलर्स होते थे, तिब्बतन मॉन्क्स होते थे, योगा प्रैक्टिशनर्स होते थे, कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड सो मच इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, दिन रात लोग कंप्यूटर में लगे हैं, उनको नेक में इतने स्ट्रेस हो जाते हैं, बाहर नेचर के पास जाते नहीं है, अंदर ही एसी में रहते हैं। तो उन सबको कैसे ओपन एटमॉस्फेयर में, नियरर टू नेचर, फिर फूड हैबिट्स भी, क्योंकि हम दिन भर काम कर रहे हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, वो भी बर्गर और ये सब खा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फूड कैसे उनको, तो वो 3 दिन से वही डिस्कशन था। तो जी मैम। मेरे हिसाब से अगर आप ये प्रेजेंटेशन एक बार जी हायर मैम। अथॉरिटीज को अगर आप दिखाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से अप्रूव होगा, एंड आई कैन अरेंज दोज मीटिंग्स। जी मैम, बिल्कुल मैम। तो एंड मैम अपन वो जो हाँ आपने साइट मुझे बताई है, वो वाली जो सर की जो साइट है, हाँ, अ, जीवन सागर हाउस, की। हाँ सागर वाली जो साइट है, हाँ। तो उसका भी आप मुझे बताइए, तो मैं उस पे भी काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। और तो आप अभी हैं कहाँ, भोपाल में हैं? मैं खंडवा में हूँ मैम। तो आप कल आइए ना उधर सागर, कल आ जाइए, आज मैं पहुंचूंगी। मैम एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है। अरे वाह, बर्थडे के दिन अरे वाह। इतनी अच्छी गिफ्ट मिलेगी आपको। आइए ना, हम सेलिब्रेट करते वहाँ, कल नहीं तो परसों आ जाइए अगर जी कल। मैम, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वर्षा जी को लेते हुए आ जाइए, और हम उधर आने वाले हैं इंदौर की तरफ, क्योंकि मुझे आचार्य के दर्शन करना है, तो हम उधर आने वाले हैं। जी आ, बिल्कुल मैम, इंदौर तो। नेमावर तो हम ही आपको ले आएंगे वापसी में, ऐसा होगा। जी मैम, जी मैम, इंदौर तो मैम हमारे बहुत। साथ राकेश पाटनी जी। आप अनम्यूट हो गए मैम, मंजू मैम आप अनम्यूट हो गए। म्यूट हो हाँ गए। हाँ हाँ, हाँ राकेश अनम्यूट जी, हो गए। राकेश जी पाटनी अनम्यूट करिए अपने आप को, जरा बताइएगा। राकेश जी को को होस्ट बना दो, अनम्यूट कर दो। राकेश जी आपको होस्ट बना दिया आपको मैंने। जी हाँ, राकेश पाटनी जी को, वर्षा जी, राकेश पाटनी जी, राकेश पाटनी। ये स्पॉटलाइट किया है मैंने। अच्छा अच्छा, नाम 1 मिनट देखती हूँ मैं। तो बोलिए। किस नाम से ज्वाइन, किस नाम से हुए हैं? है राकेश जी राकेश पाटनी, स्मॉल आर है। स्मॉल सामने आर। है ना विंसी, वो राकेश जी अनम्यूटेड है, बोल रहे हैं, आप चुप हो तो वो बोलेंगे। राकेश जी बोलिए। जय जिनेन साहब, हाँ, जय जी। सभी जय को जिनेंद्र। मेरा जय जिनेन। मैंने अभी देवेश जी आपका वो ड्राइंग्स देखी, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत शानदार, बहुत अच्छा जी वर्क है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मंजू दी, इनको अपने साथ में लीजिए, बहुत ही ब्रिलियंट। जी राकेश जी, और आप अपना भी बताइए कि जो बहुत ही सुंदर। हमको, हाँ हम लोग तो मंजू जी के साथ में, अभी मिसेस को कोविड हो गया था, जी तो
कोविड होने पर हम लोग डेली रोज भक्तामर का पाठ करते करते रोज करने से कोविड भी हमारे को एकदम इजीली हम लोग कोविड से लड़ सके। तो जी उसी समय हमारी इच्छा हो गई कि चलो अपन कुछ भक्तामर से रिलेटेड, आज अपने को भक्तामर से ये फायदा हुआ तो ये फायदा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो उसमें ही हमारे फैमिली में भावना हुई कि अपन ने भी भक्तामर का हीलिंग सेंटर बनाना चाहिए करके। जी तो हमारे पास लैंड काफी पड़ी हुई है, तो हमने सोचे कि कुछ पार्ट अपनी लैंड तो ऐसी पड़ी रह जाएंगी जिंदगी में, जी कुछ इस पे बन जाए तो अपने कुछ सार्थक हो जाएगा जीवन। तो जी उसी हिसाब से फिर हमने मंजू जी से कांटेक्ट किया कि मंजू जी हमारी भावना ऐसी है कि अपन कुछ हीलिंग सेंटर यहाँ पे बनाए। जी आपके यहाँ नागपुर रहने से यहाँ हीलिंग सेंटर बनना चाहिए। तो बस मंजू जी के साथ इसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। मंजू जी से काफी 15-20 साल से हम लोग म्यूजियम के लिए विचार कर ही रहे थे सेठी जी के साथ में, लेकिन म्यूजियम तो नहीं बन सका। तो हम लोग अब हीलिंग सेंटर बना रहे हैं यहाँ पर नागपुर में, और जी आप जी लोगों का, सभी लोगों का इसमें सहयोग की हमें जरूरत पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। बस हम यही चाहते हैं कि आप हमें इसमें बहुत सहयोग करें करके बस। जी जी बिल्कुल सर। जी तो दावेश जी, मैं आपको दिखाती कि हम क्या बना रहे हैं इधर। जी आपको जी जरा मैम। फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। राकेश जी की जी जगह पे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वो जिन्होंने डिजाइन किया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये ऐसा कंसेप्ट है। ये डोम्स है, जी ये मैम। हैंगिंग गार्डन जैसे। ये जो बेसमेंट ग्रीन दिख रहा है, वहां जी मैम। अंदर में संत निवास होगा और ड्रगलेस थेरेपी के स्पा थेरेपीज, ये जो जहाँ ग्रीन दिख रही है, ग्रीन बेल्ट, उसके जी मैम। अंदर होंगे, जिसमें संत निवास, संत लोग अंदर रहेंगे। और जी मैम। फिर ये ऊपर जो है, जो एक एक डोम दिख रही, ऐसे पहले 24 आएंगी, फिर जी मैम। 16 आएंगी और फिर 8 आएंगी। तो 3 लेयर में ये हाँ। भक्तांबर का जो हमारा सिंबल है, जी 24 मैम। डोम आएंगी, फिर 16 आएंगी, फिर 8। तो टोटल में आपके 4 लेयर हो गए। एक ये जी जो मैम। ग्रीन बेल्ट दिख रहा है, जो ढका हुआ दिख रहा है बिल्कुल रोड से ऊपर, जी उसमें संतों के रहने का या स्पा, प्राणिक हीलिंग, कोई भी थेरेपी देने के रूम्स होंगे नीचे। जी और मैम। फिर ये डोम्स है, 24 डोम है, फिर 16 डोम है और 8 जो भक्तांबर का एक्चुअल में सिंबल है। तो जी ये मैम। हैंगिंग गार्डन, और इसकी स्पेसेस दिखाती हूँ मैं आपको। जी मैम। ये देखिएगा, ये ऐसी स्पेस है। ये यहाँ पे हमारे आचार्य मानतुंगाचार्य जी की स्टैचू आएगी। ये ऐसे एंटर करते ही से, जी आपने मैम। अगर ऑरोविल का मातृ मंदिर देखा है तो ऑलमोस्ट वैसे ही है ये जी जो मैम। है। और ये ओपन स्पेसेस हैं। ये देखिए कि एकदम नियर टू नेचर, ये पिलर्स होंगे, जी ओपन मैम। टू स्काई, दिन की लाइट अलग, धूप आएगी, ग्रीनरी, जी मैम। सनलाइट, और जी बस ये ऐसे मूनलाइट होगी। तो एक ऐसे, और ये अंदर के शेल्स है जो जी डोम के मैम। अंदर, तो उसमें सनलाइट धीरे धीरे सुबह से शाम तक मूव करेगी। ये हेक्सागन हाँ। शेप होंगे, जी सामने में मैम। यंत्रा होंगे, ये भक्तांबर के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होंगे। कोई भी आएगा तो शांति से बैठ के जब यंत्र पे कंसंट्रेट करेगा, तो अपने आप जब वो बाहर जाएगा तो एकदम उसका चित्त एलिवेटेड होगा। तो ये, एक भी हाँ जी, हाँ बोलो इसमें एक भी राकेश। डोम एक के ऊपर एक नहीं है, सब डोम का सेपरेट सेपरेट यानी अलग अलग, सबको जी सनलाइट जी आएगी अलग अलग। जी 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 हम्म। देखो, ये ऐसे लगेगी मूनलाइट में, जब जी रात जी होगी तो ये जी ऐसे दिखेगी, रात्रि में अपने आप वो उसमें ऐसे होगी। और ये ऊपर से उसका व्यू है, जो सैटेलाइट व्यू होता। तो इन जी सब के ऊपर वाटर बॉडी है, जो 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 ये ग्रीन वाला सबसे नीचे है, जहाँ संत निवास होगा, उसके जी ऊपर यहाँ जहाँ ब्लू दिख रहा है ना, वो वाटर बॉडीज है। और जो जी होल दिख रहे हैं, उनसे डायरेक्ट सनलाइट जा रही है अंदर। तो ऐसे जी वाटर बॉडीज हैं जो कूलनेस देंगी। जी मैम। यही अरबिंदो फ्रेंच मदर है। जी मैम। हाँ, पढ़ना। हेलो, हाँ बोलो। ना कॉल कर रही है।
हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैम आप म्यूट हैं। आप म्यूट हो गए हैं मैम। कल रात का मंजू दीदी स्पीच बहुत म्यूट हो अच्छा गए हुआ हैं, मंजू जी आपका। म्यूट हो गए हैं आप। हाँ, मैं क्लास पूरी कर दूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। मंजू हाँ। दीदी हमारे साथ एक शिखा गुप्ता है हेलो। जिन्होंने मंजू दीदी शिखा गुप्ता है हमारे साथ एक, जिन्होंने भी, इनका भी थीसिस सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, एंड इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर एट ओरछा डिजाइन किया है इन्होंने। आप चाहें तो नेक्स्ट संडे अपन इनका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। इनका बोल रहे हैं वर्षा जी। एक शिखा है, शिखा गुप्ता, हाँ इन्होंने जी, हाँ डिजाइन देखा। किया है ओरछा में इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर एट ओरछा। यदि आप अच्छा। अपन थोड़ा सा अभी इंट्रो ले लेते हैं इनसा, और चाहें तो हाँ। अगले संडे अपन इनका प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। हाँ, अगले संडे ले लेंगे। और अभी थोड़ा सा इंट्रो कर दीजिएगा। ठीक है, मैं शिखा को करती हूँ। और अपर्णा अपने आप को अनम्यूट करिए ना। अपर्णा जी हमारे साथ सैक्रामेंटो से हैं। अपर्णा जी अगर अनम्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अपर्णा हम जी का मिलके। वीडियो भी बंद है, वीडियो भी नहीं, बंद है अपर्णा जी। उनका अब भी कॉल आया था, तभी मेरे को बाहर जाना पड़ा। तो वो अपर्णा जी एक पेशेंट के लिए हीलिंग के लिए बोल रही थी, पेनक्रियाटिक वो। तो अपर्णा जी अगर अनम्यूट करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। अपना जरा फीडबैक देंगे कि कैसा लग रहा कंसेप्ट, तो बहुत अच्छा होगा। दुग्गड़ जी कैसा लग रहा है? दुग्गड़ जी अनम्यूट करिए ना, दुग्गड़ जी को अनम्यूट करें। राकेश जी डायरेक्टर स्प्रिंगफील्ड कैसा लग रहा है? जरा अपने अपने व्यूज तो दीजिए। लोगों को सबको अनम्यूट कर दीजिए, जरा सबको अनम्यूट कर। हाँ जी, एक एक करके बोलिएगा। जब कोई एक जन बोल रहा है तो दूसरा। हाँ जी, दुग्गड़ जय जी। हिंद दीदी। थैंक बहुत यू, अच्छा लगा थैंक यू देवी। मैडम, बहुत अच्छा। जय हिंद सभी को। देवेश जी का जो ये देखा बहुत अच्छा लगा। इसी तरह का अगर हम बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा लगा। राकेश जी बहुत सुंदर बताया आपने। राकेश जी आपको कोई प्रश्न हो देवेश जी से तो कर लीजिएगा। हाँ। नहीं, बस देवेश जी ये था हमारा क्वेश्चन से कि जो ये हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। हम लोग भी यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक बहुत स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट का जो है उसमें लैंड है काफी, 5-6 एकड़ लैंड है। स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है वो अच्छा नहीं होता। तो आप ये देवेश जी बताइए कि जो हम ये प्लानिंग करें तो इसमें गवर्नमेंट का कितना सहयोग मिलता है? सर मैं बताऊं आपको कि एक्चुअली क्या होता है, यदि जो नोएडा का मास्टर प्लान है उसमें गवर्नमेंट लैंड को उन्होंने कैसा लैंड यूज दिया है, यदि वो लैंड यूज यदि मैडम लैंड PS जो स्पोर्ट्स की है, स्पोर्ट्स की लैंड है। हाँ, लेकिन उसमें जो है वो लोग कोशिश नहीं करते कि इसको थोड़ा डेवलप करें। हाँ, हमने एक्चुअली अपने क्या ही होता है फंड से प्राइवेट को तो वो एंटरटेन नहीं करने देते हैं उस लैंड को। हाँ, पर गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं रहती और हम उनसे फंडिंग ले सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स। मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ग्रेटर नोएडा में स्कूल है। हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट डीएम साहब आए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे 3-4 एकड़ लैंड है, इसको आप डेवलप कर दीजिए। तो वो एक दूसरे एजेंसियों पे ग्रेटर नोएडा पे उस पर कहते रहते हैं, लेकिन कोशिश कुछ नहीं करते। हमने अपने ही फंड से काफी उसमें हमने 3-4 लाख रुपए खर्च के अपने आप डेवलप किया, लेकिन गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन नहीं मिलता। तो देवेश जी मैं ही चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, अच्छी प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट का कुछ उसमें हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं, ऐसे कोई हेल्प नहीं मिलती है। वो तो अगर गवर्नमेंट का लैंड है तो आपको वहां से अप्रूवल वगैरह लेनी होगी, उनसे बात करनी होगी, उनकी स्कीम्स होती हैं बहुत सारी।
तो आपके लैंड पे या आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सी स्कीम बेटर है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर कोई गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो? होता ही है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है एक, हाँ, वो ही करता है उसको डेवलप। लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता, ये देखा हमने, ये देखा कि ठीक है हाँ बहुत सर, एक्चुअली कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है सारे डिपार्टमेंट्स का आपस में। एक दूसरे को टालते रहते हैं डीएम हाँ, और उनको कुछ तो कहेगा। पॉलिटिकल विल भी नहीं होती, इस कारण भी नहीं हो पाता है। नहीं, यदि कोई- एक्चुअली हमें वर्षा जी परसों हमारी जब मीटिंग थी एमएसएमई के डायरेक्टर से, तो वो कह रहे थे कि अगर आप अपना क्लस्टर बनाओगे तो देयर आर प्रोविजंस एमएसएमई में भी और केवीआईसी में भी। क्लस्टर होता है जैसे एक बॉडी 11 जन की बॉडी बन गई और आपने आर्टिसंस को ले लिए 250 आर्टिसंस या 500 आर्टिसंस, तो उनके अप टू 20 CR तक का भी वो रहता है, जिसमें आपको सिर्फ 2 डालना है, बाकी 18 गवर्नमेंट डालती है, 5 के 10 के। तो वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे सैंक्शन होता है, उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, सबके डेटा देने पड़ते हैं। तो वो आप स्फूर्ति में जाके देख सकते हैं। स्फूर्ति में 500 योजना है और एमएसएमई का भी ऑनलाइन है, जिसमें तो सबसे पहले तो जितने जन हैं तो एमएसएमई में रजिस्टर करना चाहिए। एमएसएमई सिंगल जन भी रजिस्टर कर सकता, फिर उसके बाद वो क्लस्टर बनते हैं। तो हर किसी ने एमएसएमई में ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना चाहिए एज इंडिविजुअल, फिर उसके बाद क्लस्टर बने। तो कम से कम कभी अगर कोई प्रोविजन लेना है हमको, अगर कभी कोई हेल्प लेना है, तो एटलीस्ट यू शुड बी रजिस्टर्ड इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ अ क्लस्टर और बॉडी। बता देगा। हाँ जी, किसी शिखा को तो मुझे सुन रही देवेश, हो? शिखा हाँ, सुन रही हो देवेश, क्या मुझे? Yes, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. हाँ, तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा क्या? कैमरा ऑफ है तुम्हारा शायद। मैम मेरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो तुम अपनी थीसिस के बारे में छोटा सा एक इंट्रो दो, फिर देखते हैं यदि मंजू दी को पसंद आता है तो नेक्स्ट संडे तुम्हारा करवाते हैं। जी मैम। उनका स्क्रीन शेयरिंग आ गया ना शिखा जी का? आ गया। हाँ जी कर रही है मैम। मैम। हाँ, बाकी जन अपने आप को म्यूट कर ले। मैम मैं आई स्टार्ट नाउ? मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? प्रोजेक्ट ओरछा से रिलेटेड है। सो ओरछा में, व्हाई ओरछा फर्स्ट ऑफ ऑल? हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं हम। तुम्हारी आ रही है? आवाज आ रही है ना? आ रही है। आई मैम 2010 के आसपास एमपी में 4 टूरिस्ट नेटवर्क प्रपोज हुए थे, जिसमें से एक खजुराहो, ग्वालियर एंड शिवपुरी था। तो ग्वालियर और खजुराहो को जो कनेक्ट करता था वो झांसी था। तो जो टूरिज्म पैटर्न था वो खजुराहो से ग्वालियर था, जहाँ पे स्टॉपेज झांसी था। सो झांसी में वो मोस्टली एक दिन के लिए रुकते थे। तो एक दिन, और नियरली वहां पे 15 किलोमीटर दूर ओरछा था। तो वो टूरिज्म जो ग्वालियर जाता था वो एक दिन के लिए ड्रिफ्ट लेता था ओरछा की तरफ। सो जो ओरछा है वो 2 टूरिज्म जोन में डिवाइड हो चुका है। सो बेसिकली एक वो टेम्पल के लिए, मतलब एक सिर्फ पिलग्रिमेज के लिए है और एक सिर्फ फॉरेन टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए है। तो जो इंडियंस थे वो वहां पे सिर्फ राजा राम मंदिर, अगर आपने सुना हो, बहुत बड़ा टेम्पल है वहां पे, सिर्फ उस चीज के लिए आते हैं। और जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको हमारे क्राफ्ट्स, आर्टिस्ट और मॉन्यूमेंट्स देखना था, तो वो बेसिकली उस तरफ जाते हैं। सो ओरछा में जो टूरिस्ट क्राउड है वो हेट्रोजीनियस है। सो और उसका पोटेंशियल भी काफी है कि वो ड्रिफ्ट कर सके उस टूरिज्म ग्रुप को। सो बेसिकली वहां पे एक स्टॉपेज देने की जरूरत थी। तो 2017 के आसपास वो यूनेस्को में टेंटेटिव लिस्ट में भी प्रपोज हुआ था, ओरछा और ग्वालियर के मॉन्यूमेंट्स। और अब हमारे यूनेस्को लिस्ट में ओरछा और ग्वालियर दोनों ऐड हो चुके हैं इस साल। सो वहां पे क्राउड को रोकने के लिए एक स्टॉपेज चाहिए था, और वहां की क्राउड को पॉजिटिव तरीके से ड्रिफ्ट करने के लिए, टूरिज्म के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर की जरूरत थी।
सो जब मैं जब फर्स्ट टाइम ओरछा गई थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे. सो एक्चुअली माय डैड वाज इन आर्मी, तो वो वहीं पे पोस्टेड थे झांसी में. तो हम लोग वेकेशंस के लिए ओरछा गए थे, और वहां जाते ही मेरी मम्मी ने सीधे मंदिर देखा और वो मंदिर की तरफ चली गई, और मेरे जो सिबलिंग्स थे वो मॉन्यूमेंट्स की तरफ ड्रिफ्टेड थे. सो आई रिकॉग्नाइज्ड दैट पैटर्न कि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो बहुत डिवाइडेड है, और वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है. तो आई आस्क्ड माय डैड कि पापा हम यहाँ पे रुक सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, सिंस वहाँ पे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि इट इज स्मॉल विलेज और टाउन, तो वहाँ पे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, तो हमें वापस जाना पड़ा शाम तक में. सो मैंने जब अपनी डिसर्टेशन की ओरछा के ऊपर, वहाँ की जो आर्किटेक्चर है, वहाँ का, वैसे ओरछा को टेम्पल टाउन भी बोला जाता है, तो वहाँ की जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली ट्रेडिशनल है, मगर ट्रेडिशनल या वर्नाकुलर, मगर जो अब लेटेस्ट आर्किटेक्चर हो रही है, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर आ रहा है, वो कहीं से भी उसके कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है ओरछा के आर्किटेक्चर को. फॉर एग्जाम्पल जो होटल्स खुल रहे हैं फॉर टूरिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे टूरिज्म विद इन अ डिकेड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पे होटल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है. तो जो वहाँ पे होटल्स, शिखा जी, मैं गई हूँ ओरछा, मेरा जो छोटा भाई है उसने वहां पे पूरी रोड बनाई थी, उसको रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला था. तो वहां पे केव्स भी है ना, ओरछा के केव्स फेमस है ओरछा के. मैम वहाँ पे केव्स नहीं है. हाँ हाँ अलोरा पास में। वहां से, नहीं, हाँ. हाँ ओरछा में केव्स नहीं है, ओरछा में टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स हैं हाँ बस. वैसा ही साइट है वो, कल्चरल. मैम वहाँ पे हाँ केव्स जैसा एक हाँ स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हाँ लोग इंटरप्रेट करते हैं वो केव है, मगर वो किसी की वो है टूम्ब. हाँ गुफा बोलते हैं, हाँ ओरछा उसे गुफा. गुफा, हाँ 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 जी, हाँ बिल्कुल. हाँ जी हाँ. तो हाँ वहाँ तो वहाँ के जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं से भी कॉन्टेक्स्ट से मिल नहीं रहे थे. तो ये पैटर्न मैंने जाके देखा, और सिंस जो मेरी गाइड थे गुलाटी मैम, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ के आर्किटेक्चरल फीचर्स को कंपेयर करो, क्योंकि जो बेसिकली हमारे पास स्पेस मेकिंग एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज हो गए, डोर्स हो गए, विंडोज फेनेस्ट्रेशन में आ गए, रूफ हो गया, कोर्टयार्ड्स हो गए, इन सबको कंपेयर करो आपस में कि ये पहले कैसे थे और ये अब कैसे हैं. तो मैंने इसके बेसिस पे कंपैरिजन किया, और फॉर एग्जाम्पल ये रूफ का है. इट्स टेकिंग टाइम, सॉरी. सो मैंने पैरामीटर्स पहले डिफाइन किए कि मुझे किस पैरामीटर्स पे फोकस करना है. सो इट वाज मोस्टली स्पैनिंग, वॉल्यूम और इमेज मेकर. तो मैंने वहां पे बेसिकली जो मॉन्यूमेंट्स देखे वो 2 मेजर मॉन्यूमेंट्स थे जिन्हें हम महल कहते हैं. तो एक राजा महल था और एक जहांगीर महल था. राजा महल वाज टोटली ट्रेडिशनल स्टाइल, और जो जहांगीर महल था, सिंस वो जहांगीर जी के लिए था, तो वो दोनों मुस्लिम, इस्लामिक स्टाइल और हिंदू स्टाइल का मिक्सचर था. सो मैंने पहली टाइपोलॉजी रखी और उसमें सबसे पहला स्पैनिंग डिफाइन किया. तो स्पैनिंग ऑलमोस्ट सेम थी. राजा महल में रूफ का इवोल्यूशन स्पैनिंग की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि उनको इस्लामिक आर्किटेक्चर में जैसे हम लोग स्क्विंचेस के ऊपर डोम प्लेस करते थे, वहां पे जहांगीर महल में हमें वो देखने को मिला है. हाउएवर राजा महल में हमें फ्लैट रूम्स देखने को मिले हैं. इस बेसिस पे मैंने रूफ्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए, फिर वॉल्स के बेसिस पे कंपैरिजन किया, कॉलम्स के बेसिस पे कंपैरिजन किया, और फेनेस्ट्रेशन के बेसिस पे कंपैरिजन किया. फिर मुझे फर्दर स्टडीज के बाद ये रियलाइज हुआ कि हम इन दोनों का कंटेम्प्रेरी वे में भी कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो उसको मैंने अपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट किया. सो बेसिकली तो इस नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए मुझे ओरछा में एक स्टॉपेज देना था जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे और उन्हें
मतलब वो उनका फर्स्ट स्टेप हो कि हाँ ठीक है, यहाँ से हमें आगे जाना है और क्या क्या देखना है, क्योंकि ओरछा के जो मॉन्यूमेंट्स है वो एकदम सेग्रीगेटेड है और ऊपर से लेवल्स में ओरछा है कॉन्टूर्स में, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो पिलग्रिम्स हैं वो सिर्फ टेम्पल्स पे फोकस ना करें, और जो सिर्फ जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट हैं वो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स पे फोकस ना करें, वहाँ के आर्ट फॉर्म्स को भी जाने, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के हेरिटेज को भी पहचाने। सो ये बेसिकली मेरी कंपैरिजन लिस्ट है जहां से मैंने स्टडी को कैरी ऑन किया कि एक जो उनकी हाउसिंग यूनिट होती थी, ड्वेलिंग यूनिट, उनकी क्लासिफिकेशंस कैसे होते थे, उनकी स्पेसेस कैसे होते थे। तो पहले वो लोग वरांडा देते थे जहाँ पे वो अपने गाय को या गाय वगैरह को बांध के रखते थे, फिर उसके बाद वो रूम्स देते थे पीछे से। तुम्हारे पास भी कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन है इसका, पूरी थीसिस का, जैसा देवेश ने दिया? मैम मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन नहीं है, पर मैंने मतलब रिसेंटली, मतलब लास्ट ईयर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था। हाँ, तो मेरे अपन पास नेक्स्ट संडे देख लेते हैं मंजू दीदी, यदि आप बोले तो। मंजू दीदी है क्या? मैम म्यूट शिखा, है। शिखा ये आपके डेस्कटॉप पे शिखा ओरछा MP4 एक मूवी दिख रही है मुझे, वो खोल के आप दिखा सकते हो? मैम ये हाँ। ये मेरे डिजाइन का। हाँ, ये आपकी साइट का ही है, शिखा Yes, ओरछा MP4। ये वीडियो में होगा आपका प्रोजेक्ट। यस मैम। आपका प्रोजेक्ट मैं बता रही हूँ यहाँ से बैठे बैठे। वॉक थ्रू बनाया होगा ना शिखा ये? यस मैम, ये वॉक थ्रू है। वॉक थ्रू थोड़ा चलना बहुत हो जाता है। बहुत अच्छा गाइड करते हैं वर्षा जी, आप बहुत अच्छे, आपके स्टूडेंट्स हैं। और आपको एक्चुअल में हम लोग को जब यहाँ पे हमारे यशस्वी भी है, एक यशस्वी भी है जिसने अपनी थीसिस की है ब्रजभूमि सेंटर फॉर लिविंग ट्रेडिशन पे। अच्छा मैम ये मेरी साइट पे जो टेम्पल है ये पहले से ही मतलब रिलीजियस स्पॉट था, तो मैंने उसको वहीं पे इंटैक्ट रखा था। और ये जो पेड़ है बीच में ये भी पहले से था, इसका नाम कल्प ट्री है। तो वहां के लोग मानते हैं कि 1000 years पुराना है। और ये लोग उसके पास मूर्तियां, जो खंडित मूर्तियां होती हैं, वो फेंक दिया करते थे या रख दिया करते थे, तो इसलिए ये साइट एक्सेसिबल नहीं थी। अच्छा। और ये मेरा क्राफ्ट सेंटर है जहाँ पे नीचे वर्कशॉप्स हैं और ऊपर क्राफ्ट शॉप्स हैं जहाँ पे लोग अपने क्राफ्ट वर्क बेच सके, क्योंकि ओरछा में बहुत नैरो सी रोड है और वहां पे ही लोगों ने पूरी स्पेस स्ट्रीट्स पे कवर कर ली है। उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपना वर्क शोकेस करने के लिए। आपके गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है आप लोग को MP को डेवलप करने में। तो मैंने यहाँ पे 4 जोन्स अपने डिवाइड किए थे। जो आप ये माउंटेन शेप में देख रहे हैं ये क्राफ्ट सेंटर था, और इसका कंसेप्ट भी वहीं से डिराइव हुआ था। जो ओरछा का मानना है कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती और उनको दिख कुछ भी नहीं रहा है तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारे डेस्कटॉप की वो दिख रही है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। मूवी अच्छा, नहीं चल रही तुम्हारी। अच्छा मैम, ओ सॉरी, मैं एक बारी वो शेयर करती हूँ। मूवी चालू नहीं, दिख नहीं रही कुछ भी। मैम 1 मिनट बस। मैम मेरे पास वो चल रही थी इसलिए। मैम अब दिख रही है क्या? हाँ स्टार्टेड तो है अभी स्क्रीन शेयरिंग। हाँ नहीं, फिर नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? नहीं मैम ये यहाँ पे प्ले हो रही है क्योंकि, बट हम लोगों को नहीं दिख रही है। अभी भी नहीं? नहीं प्ले करिए, प्ले हो रहा था फिर पॉज कर दिया। अच्छा मैम कह रहे थे कि उनको दिख नहीं रही है इसलिए। हाँ अब शुरू हुई है, मतलब प्ले होना शुरू। हाँ अब आगे मैम ये जो टेम्पल है ये मेरी साइट पे रिलीजियस स्पॉट था। यहाँ पे इसके ऊपर छोटा सा स्टोन रखा था
जो लोग जिसकी पूजा करते थे, तो वो मैंने इस टेम्पल में प्लेस किया है। तो ये चीज वहां उस शहर की माननी थी कि अगर आप किसी सिटी में जाते हो तो आपको सबसे पहले भगवान के दर्शन करनी है। तो वहां का जो टेम्पल है राजा राम महल टेम्पल, वो यही डिपिक्ट करता है कि पहले आप यहाँ आओ, भगवान के दर्शन करो और फिर शहर घूमो। बेसिकली एक शुभ सिग्नेचर होता था। तो सेम मेरी साइट पे जाने से पहले, म्यूजियम में जाने से पहले, हम उस जो स्टोन था उसी को मैंने एक टेम्पल में स्टैब्लिश किया ताकि लोग अपनी कनेक्टिविटी ना भूलें उस स्टोन से। ये मेरी साइट पे पेड़ है कल्प ट्री। ये उस साइट पे मतलब वहां के लोगों का मानना था कि ये यहाँ पे पिछले 1000 इयर्स से है। कल्प ट्री की एज भी 1000 इयर्स कुछ होती है। तो यहाँ पे लोग खंडित मूर्तियां रख देते थे और ये स्पेस फिर एक्सेसिबल नहीं होती थी। लोग पूजा करना भी मतलब इस ट्री को वैसे पूजते हैं, पर फिर लोग आ नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत खंडित मूर्तियां और मतलब बहुत वैसे गार्बेज साइड टाइप पड़ा रहता था। मैं एक्चुअल में शिखा पता है आर्कियोलॉजी के साथ गई हूँ पूरे चंद्रपुर महाराष्ट्र के जितने जगह जहाँ जहाँ खंडित मूर्ति थी, अपनी जैन मूर्तियां पड़ी थी, उनका पूरा सर्वे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का रिसर्च था एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म। तो भागचंद जी भास्कर जो प्रोफेसर हैं और मैं, हम लोग पूरा सुबह निकले थे तो रात तक आए थे। हर जगह जो जो आप ये कह रहे हैं ना कि पेड़ के पास खंडित मूर्तियां पड़ी हैं, वो यस मैम। उनने वो ऑरेंज सा वो लगा के वो बना देते हैं, फिर लोग कोई आते नहीं। तो उस उन्हीं सब मूर्तियों को इकट्ठा करके हम एक म्यूजियम बनाना चाह रहे थे नागपुर में। इसलिए हम आर्कियोलॉजी जाते थे, ये राकेश और हम हर बार जाते थे, मेरे फादर इन लॉ सेंट्रल आर्कियोलॉजी के जगह जगह पड़ी हैं, उनको एक जगह अच्छे से लाया जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा मैम। उसके बाद ये शेडेड एरिया मैंने बनाया था। सिंस वहीं के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से मैंने ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल में ये एलिमेंट डिजाइन किया था। ये दूर से मुझे आर्चेस का लुक दे रहे थे और पास आओ तो मशरूम कॉलम जैसे लुक दे रहे थे, जैसे उल्टा छाता होता है हाँ जी, वैसा। और जब हम दूर से देखते हैं तो ये आर्चेस लगते थे। तो ये मेरा बीच में जो माउंटेन शेप का है, ये क्राफ्ट सेंटर है जिसके बेस मतलब फर्स्ट फ्लोर में वर्कशॉप्स थी जहाँ पे लोग देख सकते हैं कि कैसे काम हो रहा है। जैसे देवेश जी ने कहा कि जो फॉरेनर्स आते थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे कि लोग बना कैसे रहे हैं, लोग कितना मतलब किस स्टेट पे रह के वो चीजें कर रहे हैं, कैसे वीविंग कर रहे हैं, वो उनको ज्यादा इंट्रीग करती थी। तो बेसिकली मैंने वहां पे वो स्पेस प्रोवाइड किए जहाँ पे वो फॉरेनर्स आके टाइम स्पेंड कर सके और प्लस वो क्राफ्ट सीख सके जो फन के लिए लोग सीखते हैं। और ऊपर मैंने वही क्राफ्ट्स को बेचने के लिए उनको एक प्लेस प्रोवाइड की है, क्योंकि ओरछा की जो अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि वहां पे बहुत नैरो सी स्ट्रीट है 5 मीटर्स की, अभी एक्सपेंशन होगा उस रोड का। तो वहीं पे वेंडर्स अपने क्राफ्ट वर्क्स को लेके रोड पे पूरा मैट बिछा के बैठ जाते थे। तो वो रोड को हॉकर्स मतलब बेसिकली ऑक्यूपाई कर लेते थे, तो ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे वहां पे जाके ये पता चला कि उनके पास एक प्रॉपर स्पेस नहीं है अपने आर्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो बेसिकली फिर ये क्राफ्ट सेंटर, ये मेरे कॉम्प्लेक्स में ये क्राफ्ट सेंटर सिर्फ उनके क्राफ्ट को शोकेस करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। और इसके ऊपर टेरेस पे व्यू पॉइंट है जहां से आप पूरी साइट को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ उस पॉइंट से हमें लक्ष्मी टेम्पल का जो वहां से 7 मीटर्स हाइट पे है उसका पूरा बहुत अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा सनसेट मिलता है। तो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं हाइट पे जाना। तो पहले वो लोग लक्ष्मी टेम्पल जाते थे जो बहुत वेकेंट थी वो जगह, मतलब वो सेफ भी नहीं है क्योंकि वहां पे कोई, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है तुम्हारी आवाज हमको। ओके। तो वहां पे हाइट पे जाके वो बेसिकली सनसेट और सनराइज, वहां से सनराइज भी दिखता था और लक्ष्मी टेम्पल के पीछे से सनसेट होता था। तो वो बहुत इंट्रीगिंग लगता था। तो बेसिकली एक स्पेस प्रोवाइड किया है ताकि वो वहां से उस व्यू का आनंद ले सके। फिर ये कल्प के पास ही मैंने ओरछा में ये रियलाइज किया कि लोग किसी शेडेड रीजन के नीचे बैठ के छोटा सा सितार लेके हाथ में बजाते थे और
म्यूजिक बजाते थे और बेसिकली लोग आके अगल बगल बैठ के वो भजन या वो गाने सुनते थे। तो मैंने उनकी बहुत सारे जानवरों की जान बचाई। तो मैंने उनके लिए वो छोटी सी स्पेस प्रोवाइड की है जहाँ पे वो लोग बैठ सकते हैं और वही म्यूजिशियंस या वही जो पुराने लोग गाते थे, भजन गाते हैं, वो उस पेड़ के नीचे भजन गा सकते हैं और उन्हें वो टूरिस्ट सुन सकते हैं। कल भी फोन आया था जैन इंटरनेशनल सिंगर के तो लिए। नीचे बैठने की मैंने वही कल्प ट्री के नीचे बैठने की वही जगह दी है और इस पेड़ का स्पैन ऑलमोस्ट 12 मीटर्स है, तो काफी शेड कर रहा है वो। ये एक डिल्यूजन मैंने कंटेम्प्रेरी में थोड़ा मॉडर्न लुक लाने के लिए मैंने एक ये शेडेड एरिया प्रोवाइड किया है। जब आप इस पेड़ से क्रॉस करके आगे जाएंगे, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। जब आप इस साइड खड़े रहेंगे तो आपको ये पेटल्स, जो 4 पेटल्स मिल रही हैं, समझा दो घर को। ये 4 पेटल्स मिल रही हैं। आप जब वहां पे खड़े होकर देखेंगे तो ये चारों पेटल्स आपस में एक डोम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा शिखर जैसा दिखता है। तो वो बेसिकली टेम्पल सिटी का फील देने के लिए वो एलिमेंट डाला गया है। तो आप उससे आगे जाएंगे तो एक व्यू पॉइंट है जहां से आप लक्ष्मी टेम्पल का व्यू ले सकते हैं, किसी हिंड्रेंस के मतलब हिंड्रेंस ना आए बीच में, उस पॉइंट में जाके आप लक्ष्मी टेम्पल का व्यू ले सकते हैं। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको मूवमेंट गाइड कर रहा है कि आपको बेसिकली एक स्टॉपेज भी दे रहा है और प्लस एक मूवमेंट भी डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में आगे जाना है। ये मेरा रेसिडेंस क्वार्टर है क्योंकि बहुत मुश्किल होती है जब आप किसी ऐसी जगह में चले जाते हो और फिर बहुत छोटा शहर है ये, 11,000 लोग हैं यहाँ पे बस, तो आपको होटल्स ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत वेकेंट, बहुत रिमोट एरिया लगता है फिर आपको। तो जब आप किसी सेंटर में रहते हैं प्लस आपके पास वो एक्सेस होता है कि आप डे नाइट उस कल्चर को फील कर सकते हैं, तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते ऑब्वियसली। तो मैंने ये रेसिडेंस प्रोवाइड किया उन टूरिस्ट के लिए जो यहाँ के कल्चर को देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि हाँ ओरछा है कुछ। सो ये रेसिडेंस उनके लिए है और इनकी एक्सेस साइट से भी कनेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स से भी कनेक्टेड है और प्लस अलग से भी कनेक्टेड है। और वहां पे आर्ट फॉर्म्स भी बहुत फेमस है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा इंक्लोज्ड एम्फी थिएटर जैसी जगह प्रोवाइड की है जिसमें लाइब्रेरी और कैंटीन साइड बाय साइड कनेक्टेड है और बीच में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आर्ट शोकेस कर सकते हैं। ये ओपन एयर थिएटर जैसा है। बहुत सुंदर बनाया है आपने, ओपन एयर थिएटर और आर्ट जहाँ शो करते, बहुत सुंदर। yes, बहुत अच्छा कंसेप्ट बनाया है शिखा जी, ब्यूटीफुल। और मैम ये जो बिल्डिंग है ये मेरी मेजर म्यूजियम है। तो म्यूजियम का क्या कॉन्सेप्ट है ओरछा में? म्यूजियम का ये कॉन्सेप्ट था और प्लस इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है उसमें कि आप ओरछा क्यों आ रहे हैं। आप ओरछा आ रहे हैं तो आप किसी एक जगह पे लिमिट ना हो। ओरछा में बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं और जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती है। मतलब हम किसी भी शहर में जाते हैं तो इंटरप्रिटेशन सेंटर इज अ मस्ट। हमें एटलीस्ट पता हो कि हम मतलब शहर में देखना क्या चाहते हैं या देखने क्या आए हैं, ताकि हम खो ना जाए। सो बेसिकली इस बिल्डिंग का मेरे पास मैम प्लान है। मैं आपको प्लान दिखाना चाहती हूँ। मैं अभी दिखाऊं या बाद में? अभी दिखाइए ना, दिखाइए। कितना सुंदर ये मैम बिल्डिंग भी बनाया आपने। ये बिल्डिंग क्या है? ये तो सुंदर, मैम ये बहुत एम्फी थिएटर है, ये लाइब्रेरी है और ये कैंटीन है। अच्छा, तो ये बैठ के आप ओपन थिएटर की तरह कोई भी आर्ट परफॉर्मेंस या स्क्रीन पे भी Yes, देख ma'am. सकते हैं। एम्फी थिएटर और ओवल में भी एम्फी थिएटर बहुत सुंदर है। और मैम और ये साइट में यस मैम आप कुछ कह रहे थे? वो ब्लू कलर की वाटर बॉडी है क्या? यस मैम, मैंने वो एक स्टॉपेज दिया है वहां के लोगों को कि वो सिर्फ चलते ना जाए, वहां की चीजों को, वहां के एलिमेंट्स को फील करें। तो ये है, ये टेरेस प्रोवाइड की है मैंने कि यहाँ से वो व्यू भी ले सके और शाम के टाइम यहाँ से नीचे उतर के एक म्यूजिकल फाउंटेन शो होगा जैसे अपना अक्षरधाम में होता है दिल्ली में। हाँ, ताकि शाम को भी ये एरिया डेड ना हो, वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे। तो शाम को सिंस यहाँ पे बेतवा रिवर फ्लो करती है और वो दिन के टाइम पे हमें वो मिरर इमेज देती है, वो कलर दिखाती है कि सिटी में लाइवलीनेस है, कलर्स हैं, वो रिवर के थ्रू भी डिपिक्ट होता है। और सिंस सेमी एरिड रीजन में होने के बावजूद यहाँ पे ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है।
यहाँ पे इस साइड पे रोड के जस्ट ऑपोजिट बहुत जंगल जैसा है, जो राजा वीर सिंह के किसी रिलेटिव की अभी भी प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे भी मैंने ट्रीज के थ्रू वही सीक्वेंस फॉलो करने की कोशिश की है कि वो एक फॉरेस्ट ही लगे, तो मैंने फॉरेस्ट का पार्ट ही लगे, मतलब वो एकदम अपार्ट ना हो जाए। और प्लस मैंने वाटर बॉडी ऐड की है, ताकि मैम वाटर बॉडी मेन मैंने पूरी साइट पे इसलिए नहीं फैलाई क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, 0.3 सेंटीमीटर ही है। सो मैंने बेसिकली एक सिर्फ छोटा सा पॉन्ड ऐड किया है, वो भी मैंने एम्फी थिएटर के आगे ऐड किया है, ताकि वो जब ऑन हो या वो जब शो चले तो लोग एकदम कलेक्ट होके एक साथ देख सके और फिर यहाँ से एग्जिट ले सके, मतलब रात के टाइम भी वहां से उस सिटी का कलर ना खोए। मैम मैं आपको प्लान्स दिखाती हूँ। बहुत सुंदर काम है शिखा जी आपका, हर कोई के चेहरे पे एक अलग आपके लिए एप्रिसिएशन है। बहुत मुझे इतनी खुशी हो रही कि एमपी में इतने अच्छे काम हो रहे, बाहर तो मैं देखती हूँ पर इतने सुंदर तरीके से बनाए हैं, इट्स क्रेडिटेबल। इतने डिटेलिंग में ये स्पेसेस एंड स्पेंडिंग टाइम एंड अब पहले इवनिंग, ये जो कुश्ती कर रही थी कंसेप्ट है उसके बहुत बाद सुंदर। हमारी वर्षा जी एडिटिंग आप, की चल रही थी, फोटो हाँ, एडिटिंग की, बस मोबाइल में कैसे फोल्डर बना लो एक एक चीज के जो मैम ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। मंजू जी राकेश बहुत जी सारे कैसा बच्चे लग हैं, रहा है अपन आपको? आप बहुत टाइम दे सुंदर। तो हर संडे एक एक बच्चे को बुला के उनका प्रेजेंटेशन देखें। बिल्कुल, अर्पणा अभी तो जी अपन आप को बस कंस्ट्रक्ट ही करनी है चीजें, अब बहुत थियोरेटिकल हो गया, आप तो ऐसे ही लाओ और अपन धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़े। हमारे जी पास हर जगह लैंड है, सब है, बस धीरे धीरे वो कंसेप्ट लाना है। हम हर तरीके से एवेन्यूज एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये कर सकते, ट्राइब्स को लाना, सब कुछ करना, सब एक्चुअल में करेंगे, एक्चुअल जी जी डेमोन्स्ट्रेशन इन लाइफ जी डेवलप जी करेंगे। हाँ, आपका आशीर्वाद सब होगा दीदी। राकेश कैसे लग रहा है आपको एमपी थिएटर? मैं तो देखते ही रह गया दीदी, बहुत सुंदर। अने कहाँ से ढूंढ के लाए आपने इनको, सही में एक्सलेंट। ये हमारी वर्षा जी भक्तांबर की ट्रेनर है, इतनी बड़ी, इनके एक्सपीरियंस सुनोगे भक्तांबर के तो भोपाल की नहीं है, 60-70 फाइल एक दिन में पास कराती हैं आर्किटेक्चर और सुंदर। प्लानिंग की। हाँ, उस दिन मैं कह रही थी ना, वाह, बात कराती हूँ वर्षा जी से। हाँ आपने मेरे को 2-3 बार बोला था वर्षा जी के बारे में। हाँ हाँ, यही वर्षा जी, और इनके ये ये सब स्टूडेंट बच्चों हैं। ने, मंजू जी ये सब बच्चों ने मेरे अंडर में इंटर्नशिप की है, और मुझे इतना आज मुझे समझ में आ रहा है, जब चारू दीदी वगैरह की तारीफ होती तो आपको खुशी मिलती है, ऐसे ही मुझे मिल रही कि मेरे सारे बच्चे आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और एप्रिशिएशन मिल रहा है। मुझे अरे और बहुत जब खुशी हो रही है अंदर से, जैसे मुझे ही मिल रहा है सारा का सारा एप्रिशिएशन। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्चुअल जब वो बनेंगे तब हाँ, तो तब सोचो आपको क्या खुशी मिलेगी जब एक्चुअल नहीं में वो मंजू जी, बनेंगे। अपन इनके साथ मिलके प्रोजेक्ट कर सकते हैं, काफी प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, जी, इधर भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। मैम ये मेरे प्रोजेक्ट्स के कुछ एलिमेंट्स हैं। जब हम यहाँ से म्यूजियम विजिट करते हैं, यहाँ से बेसिकली एंट्रेंस है मेरी साइट की, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये मेरी म्यूजियम बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 म्यूजियम एंड एडमिन है। बेसिकली यहाँ से जब हम एंट्री करके यहाँ से एग्जिट करते हैं तो बीच में ये स्पॉट आता है जो कलरफुल थ्रेड से कॉलम्स बंधे हुए हैं एक रिंग पे। ये बेसिकली बुंदेलखंड के कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स, ये उनको डिपिक्ट करता है। ये उनका एक आइडियोलॉजी है कि उनके कलर्स कैसे स्पार्कली होने चाहिए, उनके क्लोथ्स में, उनके खाने में या उनकी रहन सहन में। ये कलर्स कभी डेड नहीं होते। ये उनके लिए मैंने एक साइन क्रिएट किया था। जब हम निकले, जब हम म्यूजियम से उनकी फील, उनके बारे में जान के निकले, तो बाहर आने के बाद भी उनकी लाइफ हमारे अंदर कहीं मेंटेन रहे, इसलिए मैंने ये एलिमेंट ऐड किए। फिर यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे सेंटर में कल्प ट्री आता है जिसके नीचे म्यूजिशियंस बैठ के
अपने सितार पे या तबले पे धीरे धीरे भजन या सॉन्ग्स गा रहे होते हैं और उनको सुनने के लिए टूरिस्ट बैठते हैं। अब और भी क्या आप तुम्हें बिलीव पता है नहीं मंजू करोगे, दीदी के घर में भी कल्प वृक्ष है? और मंजू दीदी के वर्षा घर जी, में कल्प वृक्ष जी। वर्षा जी अभी व्हाट्सएप पे कम से कम 5-10 लोग थे जो म्यूजिक बजा रहे थे, और वो मेरे भाइयों से कह रहे थे कि वो दीदी कहाँ है जो छिंदवाड़ा रहती, तो वो बोले छिंदवाड़ा नहीं रहती, नागपुर। और फिर व्हाट्सएप पे उन सब ने सुनाए हमको, क्योंकि वो होली पे आए थे, तो मैंने खूब उनका स्वागत और अभिनंदन किया था। तो अभी पूरे गा रहे थे, कम से कम इतना अच्छा गाए सारे ट्राइबल के लोग मेरे सागर के घर में। मैं अभी जा ही रही हूँ, मैम ये इनका वहां पे पूरा। जब म्यूजिक बज रहा था तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं भी वहां बैठ गई, हालांकि मुझे लेट हो रहा था। पर हाँ मैम वो इतना अच्छा लग रहा था जब, क्योंकि वो पुराने भजन या पुराने लोग जिस तरीके से जिस अदाओं के साथ गाते हैं वो सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। सो ये वो एलिमेंट है। फिर यहाँ से जब आगे जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक पेटल्स जैसे 4 क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं जो एक इल्यूजन दे रहे हैं कि वहां पे शिखर है। तो बेसिकली वहां से आगे जाने के बाद व्यू पॉइंट आता है जो मुझे लक्ष्मी टेम्पल का व्यू देगा। फिर यहाँ से आगे जाने के बाद वही फाउंटेन शो मैंने जो आपको बताया, और वो मेरा एम्फी थिएटर जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, कैंटीन देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं। मैम ये बेसिकली ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि मुझे मूवमेंट नहीं रोकनी है, मुझे अपने क्राउड को या अपने टूरिस्ट ग्रुप को जो आ रहे हैं उनको आगे पुश करना है कि हाँ ठीक है, वो रुके ना कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे बैठ जाते हैं, अब इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ बैठ जाते हैं। तो मैंने हर एक क्वाड्रेंट या हर एक जंक्शन पे जहाँ पे मेरा ज्योमेट्री का जो जंक्शन था वहां पे मैंने एक एलिमेंट ऐड किया ताकि वो एक्साइटेड रहे कि हाँ ठीक है इसके आगे भी कुछ है, वो रुके ना। ऐसे ही तो वर्ल्ड क्रिएट करेंगे भक्तांबर की, एक के बाद एक श्लोक की, कोई रुकेगा ही नहीं। अब 5वां आ रहा है, ये किस लिए है, ये 6वां आ रहा है, ये किस लिए है, उसकी वर्ल्ड रहेगी। वो भी एक कंसेप्ट डिजाइन होगा हैरी पॉटर की वर्ल्ड की तरह। वाओ। और मैम ये मेरी जो बिल्डिंग है, एक मिनट, ये आगे नहीं हो रही है। बेसिकली ये आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं? कर्सर आप ये रहा मैम, यहाँ पे म्यूजियम एंड एडमिन जहाँ लिखा हुआ है। हाँ This आया आया, मूव कर रहे तब आया था। हाँ ये रहा, आ गया। हाँ ये जो आपने जो वॉल बनाई ना, और ये पहले मेरे घर के बाहर भी था, यही जो सैंड को एम्बेडेड करते हैं वॉल में, ये तो Yes, मैम, डायरेक्ट ये थोड़ा ब्रिक्स दिख रही हैं। ये मैंने ये फॉल्स बहुत अच्छा लगता है, इनमें खर्चा भी कम आता है, नेचुरल भी रहती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है ये और मैम वॉल्स, प्लस बहुत मैंने अच्छी रैट लगती ट्रैप बॉन्ड यूज की थी, तो आपको अंदर टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा बाहर के कंपैरिजन में, क्योंकि ओरछा में बहुत गर्मी होती है। है। कैविटी वॉल्स जो बोलते हैं कि यस मैम, ईंटों का बीच में प्लेसमेंट ऐसा होगा कि एयर उसमें से स्पेस घूमते हुए जाएगी, एक ईंट से दूसरे ईंट के बीच में हवा वो रहेगी, फिर इधर से मूव करेगी। वही कह रहे हैं ना आप, कैविटी यस वॉल? मैम, हाँ यस मैम। वो मेरे ब्रदर ने घर पे बनाया है सागर के, और सीलिंग में पूरी मटकियां डाली हैं, कई ट्रक भर के मटकियां आती थी वो कैविटी, जिससे कि ऊपर की गर्मी नीचे आ ही ना पाए। वो यस मैम। मटकियां उल्टी रख के डालते थे पूरी सीलिंग में, पूरा वैसे ही बना हुआ है वो, जिससे मैम मैं ठंडक आपको अपनी एक म्यूजियम की प्लान दिखाना चाहती हूँ। कहाँ गया? मैम एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज के लिए, सॉरी, इसलिए मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है अभी, सब अरे स्कैटर्ड है। आपने जो बनाया है वही इतना बड़ा है, इसका प्रेजेंटेशन क्या बनेगा? वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज है, उसमें प्रेजेंटेशन क्या बनेगी? मैम अब तो कंप्यूटर आ गया, मैं जब पढ़ती थी तो हम लोग बिल्कुल हाथ से बनाते थे ये ड्राइंग, मतलब टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और ड्राइंग बोर्ड्स पे बनाते थे। बस उस समय हम लोग कंप्यूटर से नहीं बनाते थे, बड़ी बड़ी शीट्स बनाते थे, और पूरी हम लोग को थीसिस के समय पूरी वॉल अलॉट कर दी जाती थी, हम अपनी पूरी उसमें चिपकाते थे शीट, और एग्जामिनर आता था तो अपनी शीट समझाते थे उसको कि क्या हमने कैसा कंसेप्ट लिया, क्या किया। अब और अच्छा लगता है इन बच्चों का कि पूरी इनकी मेहनत कम से कम रहती है। हम लोग बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में करते थे वो डिसेक्शन। तो 3D ने और काम आसान कर दिया आर्किटेक्ट्स का। सही बात है।
CAD का। सर आज के बच्चे राकेश सोचते बहुत अच्छा है विंशु, मतलब इनके राकेश थॉट जी। इतने ऊपर जाते हैं। राकेश जी, आप हाँ, वो बोलिए। CAD जो आई है आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे, शेयर स्क्रीन हाँ। करके CAD की ड्राइंग दिखा दो ना। कैट स्क्रीन में मोबाइल से नहीं कर पाऊंगा, लैपटॉप पे नहीं हूँ अभी दीदी मैं। नहीं, मेल से उसको लेके आओ ना व्हाट्सएप पे और कर दो मेल से नहीं, व्हाट्सएप। मेल पे खुलेगा नहीं ना, ऑटो कैट ड्राइंग मेल पे नहीं खुलता है। अच्छा, ठीक है, तो फिर आज ट्राई के करता हूँ मैं एक बार। एक बार तो ट्राई ऑटो कर कैड लो। को पीडीएफ में कर लीजिए, उसको सेव एज कीजिए, सेव एज पीडीएफ, और फिर उसको ब्राउजिंग कर लीजिए यहाँ पे। मैम ये जब मेरे तक हाँ, शिखा जी आप व्यूज बताइए। हैं, ये मेरे बिल्डिंग के ही कुछ व्यूज हैं जो मैंने शिखा एम्फी नहीं दिख थिएटर रहा, बोला था। तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही है, व्यूज अम, तुम्हारा डेस्कटॉप दिख रहा है, लैपटॉप की मतलब वो स्क्रीन दिख रही है। अभी भी नहीं दिख रही। नहीं, क्लिक करिए तो आ जाएगी। शिखा अभी भी नहीं दिख रही। मैम मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं ये नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले कर सकती हूँ? ठीक हाँ, ठीक है, ठीक आपको हम फुल टाइम दे देंगे नेक्स्ट टाइम। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू दे दीजिए, सुपरफिशियली बता दीजिए, और हम लोग आपको नेक्स्ट सेशन पूरा दे देंगे शिखा जी। जी मैम। तो मैम बेसिकली मेरा आइडिया यही था कि वहां पे मुझे एक इंट्रोडक्टरी सेंटर ऐड करना था कि वहां के टूरिस्ट ग्रुप को मिसगाइड ना किया जाए, क्योंकि कुछ टूरिस्ट ऐसे भी होते हैं जो टूरिस्ट गाइड ऐसे भी होते हैं जो हमें कुछ भी कहानियां सुनाते हैं। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म कि वहाँ के टूरिस्ट ग्रुप को पता चले कि ओरछा में ये तो सारी खाना वाना चीजें हैं। खाना है अब तो तो क्या-क्या यूनेस्को में भी ऐड हो गई है, तो ओरछा की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। और बस यही बोलूंगी मैं अभी फिलहाल। बाकी मैं आपको अपने डिजाइन्स के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी कि मेरा और मोटिव क्या था इस पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैंने इसमें एक डायनामिक एग्जीबिशन भी। सॉरी मैम। थैंक यू शिखा, तुमने बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आके एकदम की बताया। मैंने एकदम ऐसे ही खड़ा कर दिया जैसे क्लास में खड़े कर देते ना टीचर, यहाँ तुम बताओ। नहीं मैम, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आप सबको जानना। चलिएगा, तो हम सबसे थैंक्स करते हैं। राकेश जी, हो रहा है क्या वो ऑटो कैड का? वरना फिर हम नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे अच्छे से। नहीं हो आपको पा रहा दीदी, कोई बात नहीं। नहीं हो पा तो रहा। अब हमारा टाइम भी हो गया, 1 बज गए और मुझे जाना भी है। हमारा पीएचडी का टाइम भी हो गया। तो थैंक यू वर्षा जी एंड पूरी टीम आपकी। और अब अपन मिलते हैं वहां पे, हम आते हैं भोपाल, आपको वहां भी ले आते हैं। और राकेश जी, अपन नेक्स्ट संडे को पूरा इनको दिखाएंगे ड्राइंग अच्छे से। ठीक है, और ठीक है। इनको वर्षा जी को ओके, अपन ओके। नागपुर बुला लेंगे, तो वो प्लानिंग हाँ। भी हो जाएगी। तो ठीक है। और ओके। फिर आप आ रहे हो आचार्य के दर्शन को, ठीक है? हम बता देंगे आपको। जी, मैं जहां थैंक तक यू कल देवेश। जाऊंगी आचार्य के हाँ, दर्शन। इंदौर कब आ रहे हैं मैडम आप? घर पे आना है, घर पे हाँ आना है बिल्कुल, आपको। दुग्गल पूरा जी बिल्कुल इंदौर रुका आएंगे। हुआ है। आ रहे हम, ये राकेश जी भी पहुंचेंगे। वो नेमावर हाँ। हम लोग को आचार्य के दर्शन को जाना। तो आपको फोन विंसी कहाँ? बताएगी। और सबको फोन बारामती करना। से हमारी ज्योति पारिक जी को सबको जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, बाय बाय। जय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। शिखा, अंकल मैं नंबर देवेश, बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबको। अब अपन यही मंगल करते हैं मीटिंग को, फिर मिलेंगे हाँ। अगले संडे को। मैं तुम लोग के ग्रुप में डालूंगी, इंटर्न ग्रुप में, है ना? जी ओके ठीक है, मैम। मैम, थैंक यू शिखा, थैंक यू थैंक यू देवेश, सो मच मैम। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो हाँ, मच। चलिए, जय जिनेंद्र।